यू आर वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू आर यूट्यूब चैनल सिविल विद आकाश। मेरा नाम है अभिषेक बोहरी। जैसा कि आप सभी को पता है कि एवरी संडे 12 o'clock से लेकर 2 o'clock तक हमारी करंट अफेयर की क्लास होती है, जिसमें 2026 को टारगेट करते हुए मैं यहां पर प्रीवियस 1 ईयर का जो करंट अफेयर है ये आपके साथ साझा करता हूं। इसका मेन एजेंडा ये है कि वे सभी स्टूडेंट जो भी 2026 में अपना यूपीएससी या फिर अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम का प्रिलिमिनरी एग्जाम जो अटेंड कर रहे हैं, एज वेल एज मेंस एग्जाम में भी आप इस कंटेंट को यूज कर सकते हैं, उनके लिए थोड़ी सी हेल्प हो सके। और सबसे बड़ा जो डिलेमा होता है कि भाई करंट अफेयर कहां से प्रिपेयर किया जाए, कौन सा करंट अफेयर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है और कौन सा थोड़ा कम जरूरी है, किसको छोड़ सकते हैं और किसको थोड़ा सा डायमेंशनली पढ़ना है, ये जो डाउट है इसको थोड़ा सा दूर किया जा सके। आगे बढ़ते हैं और आज डेट है बेसिकली 19th of April 2026 और आज की इस क्लास में मैं जनवरी एंड फरवरी 2026 का जो करंट अफेयर है ये आपके साथ कवर कराऊंगा। याद रखिएगा कि इसमें कुछ रिपोर्ट्स की बात है और करंट अफेयर का जो सीक्वेंस रहेगा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, यानी कि आप इसकी इंपॉर्टेंस को थोड़ा सा डिक्रीजली समझ सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो करंट अफेयर सबसे पहले कवर होगा वो आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा डायमेंसिव भी है, वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद आने वाला जो करंट अफेयर है इसका वेटेज थोड़ा सा कम हो जाएगा, वो थोड़ा सा कम डायमेंसिव वाला रहेगा और साथ में फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप देख लीजिएगा। यदि ये वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो इनको शेयर करने की, इनको ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आपकी है और साथ ही साथ टॉप लेवल कंटेंट देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये मेरी है। चलिए विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर का सेशन। ये जो क्लास है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में है, सो यदि मैं आपके साथ कैमरे से आई कांटेक्ट ना कर पाऊं तो आपको बिल्कुल भी ये मन में डाउट लाने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा ध्यान आप पर नहीं है। एक्चुअली ऑफलाइन स्टूडेंट भी यहां पर बैठे हुए हैं, सो मेरा जो आई कांटेक्ट है ये उनसे ज्यादा होगा, बट उतना ही ध्यान आप पर भी रहेगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जुड़ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मैं आपके जो डाउट्स हैं उनका आंसर दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और बाकी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैं ये आने वाले समय में यानी कि इसी वीडियो में आगे दे दूंगा। देखिएगा भाई, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आज की क्लास में है, नाउ यू आर कंफर्टेबल, ठीक है, आगे आए देखिएगा। सबसे पहला जो टॉपिक है यह है अंडरग्राउंड वाटर को लेकर, यानी कि जो भूजल संकट है इसको लेकर बात समझने की कोशिश करो कि एक्चुअली में सबसे पहले भूजल होता क्या है और यह भूजल संकट के बारे में यहां पर बताया क्यों गया है। इन सिंपल वर्ड्स यदि हम बात करें तो ज्योग्राफी आप सभी ने पढ़ी होगी और यदि आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि ऑल ओवर यदि वर्ल्ड में आप देखोगे तो वाटर के 3-4 आपको रिसोर्सेज देखने के लिए मिलेंगे। दैट मींस कि पहला आता है क्या, मरीन वाटर है ना, यानी कि वही समुद्री पानी ये बेसिकली खारे पानी में काउंट किया जाता है। बट इसके अलावा यदि आप देखते हैं तो अंदर स्पीड ज्यादा हो तो बता देना, ठीक है। यदि आप लैंड एरिया में देखेंगे तो कुछ आपको अंतःस्थलीय झीलें भी देखने के लिए मिलेंगी जो खारे पानी की होती हैं, लाइक हमारे यहाँ सामर झील है, ठीक है, ऐसी मल्टीपल। और कुछ मीठे पानी की झीलें होती हैं, नदियां होती हैं, ग्लेशियर होते हैं, ये सब वाटर रिसोर्सेस में है ना, जल के स्रोतों में काउंट किए जाते हैं। बट अब वो वाटर सोर्स जो कि हमें दिखाई नहीं देता है, यानी कि जब बारिश होती है तो बारिश का पानी हम जनरली समझते हैं कि या तो ये नदियों में जाएगा, नदी के माध्यम से ये समुद्र में जाएगा। एक और फॉर्म ये होता है कि एक्चुअली में ये जो बारिश का पानी है ये दरारों के माध्यम से या फिर विभिन्न जो भूपटल की परतें होती हैं उनके माध्यम से ये अंतःस्थल में भी जाता है। जिस एरिया में ये पूरा स्टोर होता है इसको एक्वाफायर का नाम दिया जाता है। क्या इन इंग्लिश यदि इसको हम नाम दें तो एक्वाफायर का इसको नाम दिया जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? तो इसका मतलब ये होता है कि वो वाला एरिया, ठीक है, वो एरिया यहां से तो और नहीं दिखेगा, वहीं से दिख रहा है, इसको साइड करना है। ठीक है, चलो ठीक, सही है, पक्का। पीछे नहीं दिख रहा था, अच्छा किसको, इनको या उनको? इतना नहीं सोचते सर, छोड़ो, इनको ना दिख रहा हो तो सोचो, पीछे वालों को छोड़ दिया करो, ठीक है। क्या बताया था मैंने? अरे यार बाद में बात करते हैं आपसे इस टॉपिक पे, ठीक है, सुनिए मेरी बात। तो एक्चुअली में यहां पर जाकर स्टोर होता है, इसको एक्वायर का नाम दिया जाता है। अब एक बात समझना,
दैट मीन्स वो वाली प्लेस जहां पर ये जो पूरा पूरा पानी है ये स्टोर होगा। होता यह है कि आपने ये देखा है ना कि भाई विभिन्न स्थानों पर जो बोरवेल है इसकी खुदाई की जाती है, एग्रीकल्चर के लिए बोरवेल खोदे जाते हैं, आप इनका यूज करते हैं और फिर मल्टीपल कामों में इसका यूज हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि बारिश हुई, बारिश का पानी अवशोषण और अवसरण की क्रिया के द्वारा ये मृदा से होते हुए और विभिन्न परतों से होते हुए नीचे गया, साथ में ये एक्विफर जो एरिया था वहां पर ये भंडारित हुआ। यहां पर जाने के बाद अब आपने विभिन्न प्रकार के जो कुएं थे और बोरवेल थे इनसे इसको निकाला और सिंचाई करना चालू की और बहुत सारे काम जो आपने अदर वर्क थे वो करना चालू किया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब याद रखना कि जब आप 2025 की रिपोर्ट पढ़ते हो और इसमें कुछ डेटा को लेते हो तो एक्चुअली में हर साल, इसका मतलब बीसीएम का मतलब क्या होता है, बिलियन क्यूबिक मीटर, ठीक है, एक घन मीटर में जितना पानी होता है उसको कहा जाता है बिलियन क्यूबिक मीटर। एवरी ईयर यदि आप देखेंगे तो वर्षा के थ्रू, ठीक है, यानी कि रेनफॉल के थ्रू जितना पानी अंडरग्राउंड होता है इसका डेटा है 448 बीसीएम, यानी कि इतना पानी धरती के अंदर जाता है। इसमें से हम यूज कर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 247 बीसीएम के आसपास, कोई समस्या नहीं। यानी कि यदि आप डेटा निकालोगे तो अप्रोक्सीमेटली 60% के आसपास आ रहा है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। 40% तो फिर भी बचा हुआ है। बट याद रखिएगा कि यानी कि हमने जो 60% दोहन किया ये बहुत खतरनाक तरीके से दोहन किया। कैसे? तो जब आप इसकी रिपोर्ट को देखोगे तो एक्चुअली में समस्या यह है कि भाई हमारा जितना लैंड एरिया, यानी कि यदि आप थोड़ा सा ज्योग्राफिकल मैनर में यदि बात करूं तो आपको समझ में आएगा कि इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, ठीक है, ये 7 लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है, 7वां सबसे बड़ा देश है। इससे पहले जितने कौन कौन से आते हैं तो जैसे नहीं पूछ रहा, ठीक है, रूस आता है, कनाडा आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, ब्राजील आता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आता है, फिर दक्षिण अमेरिका देश है, साउथ अमेरिका देश है ना, ये देश है। अरे वाह, तो कॉन्टिनेंट क्या है भाई? कॉन्टिनेंट सर तो हाँ यार आप ऐसा कर रहे हो सर। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या आता है, रूस आता है, फिर आता है कनाडा, फिर आता है चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो यहां पर याद रखना कि एक्चुअली में यदि आप इंडिया को देखोगे तो इंडिया 7 लार्जेस्ट कंट्रीज में शामिल है। यदि पॉपुलेशन के बेस पर देखोगे तो अभी ऑफिशियली ये डिक्लेयर नहीं हुआ है, बट हम सभी ये बात जानते हैं कि इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। होता यह है कि भाई जनसंख्या के अकॉर्डिंगली हमारा जितना भी एग्रीकल्चर है वो डायरेक्टली, यानी कि हमारी जनसंख्या का जो आधा पोर्शन है ये डायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर के लिए जो रिवर्स है इनका भी यूज किया जाता है, रिवर्स से निकाली जाती है कैनाल। अब ये जो मेन आपको सोर्स देखने के लिए मिलेगा कहां पर, द ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन में। एक बात महसूस करना कि जब आप फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया पढ़ते हो तो आपने ये देखा है कि जो पेनिनसुलर इंडिया है और साथ में नॉर्थ इंडियन प्लेन है, इसमें एक मेजर डिफरेंस ये है कि पेनिनसुलर इंडिया में एक्चुअली में जो अंडरग्राउंड वाटर है, ठीक है, ये क्या है, कम है, ठीक है, और इरिगेशन के लिए यहां पर क्या किया जाता है, जो कुएं हैं, बोरवेल हैं, इनकी सिंचाई की जाती है। बात समझना कि पेनिनसुलर इंडिया में अंडरग्राउंड वाटर लेवल कम भी है। क्यों कम है? क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन है ये किससे हुआ है, कठोरतम चट्टानों से हुआ है। कठोरतम चट्टानों में से पानी रिसकर अवशोषित होकर नीचे नहीं जा सकता, तो एक्विफर जो लेवल है ये कम होता है। और यहीं पर हम क्या कर रहे हैं, बोर। तो आपने पेनिनसुलर इंडिया में एक बात सुनी होगी, जैसे गुजरात में, मध्य प्रदेश के कई एरिया है, ये जैसे छत्तीसगढ़ और साथ में तेलंगाना का कई एरिया है जहां पर यदि बोरवेल करना होता है तो बोरवेल करने के लिए बहुत ज्यादा नीचे जाना होता है। राजस्थान में ये समस्या आपको कॉमनली देखने के लिए मिलेगी कि बहुत ज्यादा गहराई में आपको अंडरग्राउंड वाटर लेवल मिलेगा, ठीक है, तो बोरवेल बहुत ज्यादा गहराई में करना होता है, एक्सपेंस ज्यादा होता है, ठीक है। और दूसरी ओर यदि आप नॉर्थ इंडियन प्लेन में जाएंगे तो नॉर्थ इंडियन प्लेन एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। जलोढ़ मृदा की टेंडेंसी ये है कि भाई पानी आएगा और पानी इसके अंदर चला जाएगा, तो यहां पर अंडरग्राउंड वाटर लेवल तो ठीक है, पर अंडरग्राउंड वाटर लेवल में यहां पर पॉल्यूशन भी हो रहा है। अब कैसे हो रहा है उसके बारे में आगे बताऊंगा। और यदि आप हिमालयन रीजन में चले जाते हैं तो ऐसा अभी तक जो फंडा है ये देखने के लिए नहीं मिला। बट आजकल यदि आप देखें तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन, अतिशोषण की जो समस्या है ये तो सब जगह पर विद्यमान है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड यानी कि जो पहाड़ी एरिया है उनकी भी हम बात कर लेते हैं। मैंने पेनिनसुलर इंडिया की बात की, मिडिल इंडिया यानी कि नॉर्थ इंडियन प्लेन की बात की।
अब पहाड़ी क्षेत्रों में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में की जाती है सेब की खेती और फ्लावर की खेती, इसके लिए भी पानी की जरूरत होती है। और इसके लिए यदि आप देखोगे तो आजकल एक्स्ट्रा जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन है, अति जो शोषण है, ये हिमाचल उत्तराखंड के एरिया में भी हो रहा है। दैट मीन्स क्या फिजियोग्राफिक डिवीजन के अकॉर्डिंगली कोई ऐसा एरिया बचा जहां पर ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो रहा है? कोई नहीं बचा। पहाड़ी क्षेत्र भी कवर हो गए, मैदानी भी कवर हो गया और पेनिनसुलर इंडिया भी कवर हो गया। और इंडिया की यदि आप इकोनॉमी को देखेंगे तो लगभग इंडिया की जो 50% ऑफ द पॉपुलेशन है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और एग्रीकल्चर में यदि किसी का यूज किया जाएगा तो ये क्या है? अंडरग्राउंड वाटर लेवल। बात समझे? तो यहां पर याद रखना कि एक्चुअली में 25% ऑफ जो वैश्विक आबादी है, ठीक है, ग्लोबल पॉपुलेशन है 24 है ये एग्जैक्टली, बट 25 अभी इसको मान सकते हैं, जब ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाएगा तो ये 25 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी पॉपुलेशन जो इंडियन डायस्पोरा है उसमें रहती है। अब यहां पर आप एक बात समझो कि एक्चुअली में हमारे यहां 100 मिलियन से ज्यादा कुएं हैं और जो बोरवेल्स हैं ये हैं। यदि आप देखोगे तो 16 स्टेट यानी कि 28 राज्य और साथ में 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे यहां है, तो यहां पर अकेले 16 स्टेट्स में हमारे पास अति शोषण की जो समस्या है ये विद्यमान है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज कि हम एग्रीकल्चरल जो इकोनॉमी है या फिर एग्रीकल्चरल जो प्रोसेस है या फिर एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज हैं इसमें अंडरग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉइटेशन हम कर रहे हैं। बात समझी? अब ये ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो कैसे रहा है इसके बारे में जरा जानते हैं। इसके कुछ अच्छा यहां पर एक चार्ट बना हुआ है कि भाई पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में यदि आप देखोगे, एक तो वो है, साथ में मैंने इसको इंडिया के सिनेरियो में लिया है क्योंकि इंडिया का एक बोर्ड है जिसको कहा जाता है केंद्रीय भूजल बोर्ड। ये क्या करता है? ये बताता है कि इंडिया के हर एक एरिया में जो अंडरग्राउंड वाटर है इसकी क्वालिटी कैसी है, कितना सेफ है, कितना क्रिटिकल कंडीशन में है, कितना सेमी क्रिटिकल कंडीशन में और कितना स्लाइन में कन्वर्ट हो रहा है, कितना ओवर एक्सप्लॉइट हो रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि ना यदि आपने पंजाब का नाम सुना हो तो पंजाब में एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है कि भाई जो एल्कलाइन सॉइल है या फिर जो लवणीय मृदा है ये देखने के लिए मिलेगी। और लवणीय मृदा क्यों देखने के लिए मिलती है? बिकॉज की अंडरग्राउंड वाटर से यहां पर सिंचाई की जाती है, इरिगेशन किया जाता है, अंडरग्राउंड वाटर से किया जाता है इरिगेशन। तो इससे समस्या क्या है? एक्चुअली में यहां पर याद रखना कि जो वो होते हैं क्या, हाँ, उर्वरक है ना, उर्वरक है और साथ में जो मिनरल्स टाइप की जो सॉइल है ये आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी। ये मिलती है मृदा में और मृदा लवणीय हो जाती है जिसके कारण इसकी जो उर्वरक क्षमता है ये कम हो जाती है। बात समझिए? ये पंजाब, अकेले पंजाब रीजन का, ठीक है। तो आपने अभी कुछ समय पहले सुना होगा कि यहां पर कंटेमिनेटेड वाटर देखने के लिए मिला था कि जो पानी है इसमें यूरेनियम के जो कंटेंट है ये देखने के लिए मिले थे। इसको कहा जाता है कंटेमिनेटेड वाटर, इन सिंपल वर्ड पॉल्यूटेड वाटर, इन सिंपल वर्ड दूषित पानी। बात समझिए? तो यहां यदि आप पंजाब वाले रीजन में जाओगे तो यहां पर ओवर एक्सप्लॉइट है यहां पर, और इसीलिए आप देखोगे कि जो मृदा है ये इसमें लवणीकरण की समस्या है, तो स्लाइंगीनेस की प्रॉब्लम भी यहां पर पानी में देखने के लिए मिलेगी। क्रिटिकल एरिया की यदि आप बात करें तो जहां पर मेनली गन्ने की साथ में जो धान की खेती होती है वो क्रिटिकल एरिया में काउंट किए जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली में जब धान का पौधा उगाने में बहुत ज्यादा इजी होता है, कहीं पर भी यदि कुछ नहीं उगाया जा रहा है और या फिर कहीं पर भी आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है सॉइल वाले चैप्टर में, तो वहां पर एक बात आप डाल देना कि भाई XYZ मिट्टी में धान उत्पादन होता है। हर एक टाइप की जो मृदा है उसमें धान उत्पादन होता है, ठीक है, हर एक टाइप की मृदा। लेटराइट हो, ठीक है, यहां पर आप रेड सॉइल ले लें, हाँ वैरायटी चेंज हो जाएगी, स्वाद चेंज हो जाएगा, ठीक है, जो चावल का साइज है वो चेंज हो जाएगा, बट ये उगेगा हर टाइप की मृदा में, लगभग हर टाइप की मृदा। और इसीलिए ना जाकर सर्च कर लेना, मेरे ऊपर ज्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं है कि हर टाइप की सॉइल में आपको एक्सेप्शन कहीं पर मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो हर टाइप की सॉइल में आपको एक वर्ड लिखा हुआ मिलेगा कि ये जो सॉइल है ये मेनली पैडी प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैडी प्रोडक्शन? तो ये चावल उत्पादन ही है। बात समझिए? तो साउथ में जाने पर ब्राउन राइस की उत्पादन क्या मतलब साउथ की तरफ जाने ब्राउन राइस भी, हाँ ब्राउन, बिल्कुल सही बात है ना। ब्राउन राइस एक तो डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा इजी होता है, उगाने में भी इजी होता है, और उसमें जो कैलोरीज हैं ये थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। दैट इज वाई वो साउथ में वो ज्यादा चलता है, क्योंकि साउथ का मेन फूड ही राइस है, ठीक है। यहां पर आना, इसलिए जिम वालों को कहा जाता है कि ब्राउन राइस खाओ, है ना, पर होते महंगे हैं। वो क्या करते हैं, अरे ब्राउन राइस क्या है, हल्दी डाल देंगे ऊपर से, कोई दिक्कत, हो गया ब्राउन राइस,
ठीक, तो यहां पर याद रखिएगा कि एक्चुअली में कई एरिया ऐसे हैं जो कि क्रिटिकल कंडीशन में, क्रिटिकल कंडीशन में होने का मतलब जहां पर धान की खेती हो रही है, जहां पर ये गन्ने की खेती वगैरह हो रही है, तो इसमें पानी की ज्यादा जरूरत होगी, पानी की ज्यादा जरूरत होगी। और यदि रिवर नहीं है तो पानी लाओगे कहां से भाई? तो इसके लिए आप क्या करोगे? इरिगेशन के लिए या तो बोरवेल खोदोगे या फिर कुएं खुदवाओगे या कैनाल जोड़वाओगे। कैनाल जोड़वा लिया तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बट यदि बोरवेल और कुएं खुदवा लिए तो यही तो समस्या है ना कि अंडरग्राउंड वाटर कम हो रहा है। बात समझे? यानी कि ये कुछ स्टेजेस होती हैं कि भाई अंडरग्राउंड वाटर खतरे में है या फिर अंडरग्राउंड वाटर लेवल कम हो रहा है। इसको आप किस किस प्रकार से देख सकते हैं? इसके जो मेन रीजन है, अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये मेन रीजन आपके प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी जरूरी है और एज वेल एज ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी जरूरी है। व्हाई? क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्जाम में आपने सुना होगा कि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आते हैं और स्टेटमेंट टाइप में वो एक स्टेटमेंट दे देगा, बताइए अंडरग्राउंड वाटर लेवल कम होने के, बिकॉज कि ये भी तो एक प्रकार का डिजास्टर ही है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, बट मैं ये बोल रहा हूं कि जब वो पूछेगा तो इसको एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, इसको गवर्नेंस, इससे जोड़कर पूछेगा। बात समझे? तो याद रखना कि यदि मैं एक एक करके इन सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूं तो सबसे मेन जो पॉइंट आता है ये है एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम, यानी कि हमारे यहां का जो 90% ऑफ ग्राउंड वाटर है, भूजल है, इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में हम यूज करते हैं किसमें? एग्रीकल्चर में। और यदि इसका यूज हम एग्रीकल्चर में कर रहे हैं तो इसके लिए जरूरी यह हो जाता है कि भाई हम कोई ऐसी पद्धति अपनाएं, हम कुछ ऐसा करें जिसके कारण ये इरिगेशन भी हो जाए और साथ में जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है इसका प्रोटेक्शन भी हो सके। बट ऐसा हो नहीं पाता और इसीलिए 89% ऑफ यूजेस ये हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में एग्रीकल्चर में करते हैं। दैट इज व्हाई यदि आप देखोगे तो ये धीरे धीरे कम होता है, ये सबसे बड़ा मेन कारण है। ठीक है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। जो सेकंड मेन कारण आता है यह है, जैसे इंडिया में एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम यह है कि भाई हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज देंगे, ये यानी कि अब इसको मेयरली आप पॉलिटिक्स आप बोल लें या फिर कुछ भी आप बोल लें, ठीक है, वैसे तो है तो पॉलिटिक्स ही, और दूसरा है कि हमारे यहां जो पॉलिसीज है इनका इंप्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पाता, जैसे किसान समुदाय नाराज होता है और किसान समुदाय को खुश करने के लिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी का जो एक प्रकार से बेल है, घंटी है, ये पकड़ाना सबसे उचित साधन माना जाता है इंडिया में। फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना कोई गलत बात बोलूं, सोलर के लिए सर से सब्सिडी देते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी में आएगा ना, बट यहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की हम ज्यादा बात कर रहे हैं, है ना। अब हर जगह पर नदी तो बहती नहीं है, हर जगह पर डैम बनाना तो पॉसिबल नहीं है, तो अंडरग्राउंड वाटर का जो यूज है ये भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में होता है, ई वेपराइजेशन। ठीक, तो यहां पर क्या हो गया? ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा कि एक्चुअली में ये जो अनलिमिटेड जो अंडरग्राउंड वाटर पंपिंग होती है इसके कारण भी एक्चुअली में अंडरग्राउंड वाटर का खतरा होता है। भाई आपने अच्छा फ्री इलेक्ट्रिसिटी, चलो दूसरे डायमेंशन के हिसाब से समझते हैं कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी का मतलब क्या है। यदि आपको मालूम है कि भाई आपके यहां अच्छी खासी सेब की खेती हो रही है, ठीक है, आप बोरवेल चलाओगे, आपको पैसा नहीं देना है, तो आप क्या ज्यादा बोरवेल नहीं खुदवाओगे? क्या आप ज्यादा कुएं नहीं खुदवाओगे? क्या आप ज्यादा जो पानी है ये एक्सट्रैक्ट नहीं करोगे, निकालोगे नहीं? पता है कि भाई किसी भी प्रकार की जो बिलिंग है ये लगनी नहीं है। दूसरा कि गवर्नमेंट लोन भी दे रही है कि यदि आपको अपने खेत में बोरवेल कराना है, क्यों कराना है? ताकि सिंचाई आप कर सको, इरिगेशन कर सको, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है ये बढ़ा सको, उत्पादकता बढ़ा सको, तो आप बोरवेल खुदवाओ, सरकार सब्सिडी दे देगी। बोरवेल का यूज करो, आप बस ये बता दो कि बोरवेल का यूज हो रहा है, सरकार सब्सिडी दे देगी, यानी कि बिजली बिल माफ कर देगी। बात समझ रहे हो? तो आप ज्यादा बोरवेल नहीं खुदवाओगे, क्या कि भाई कुछ लगना थोड़ी है, ठीक है, हींग लगना फिटकरी वाला काम है यहाँ पर, कि हमारा कुछ नहीं लगना है, हम एक्चुअली में बोरवेल ज्यादा खुदवाएंगे। क्यों? बोरवेल खुदवाने पर पैसा, और इवन कई बार तो इससे जो अलग टाइप का करप्शन है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। सो यहां पर याद रखना कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी ये जो सब्सिडी है इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पानी निकाला और इससे बिजली बना ली। इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि एक्चुअली में जब आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी देते हैं तो ज्यादा बोरवेल बनवाने पर या फिर खुदवाने पर ध्यान दिया जाता है। किसके द्वारा? ये जो फार्मर्स होते हैं इनके द्वारा,
क्यों? क्योंकि सब्सिडी दे दी गई है। इलेक्ट्रिसिटी बिल देना नहीं है तो इसका ज्यादा से ज्यादा यूज होगा। कई बार यह देखा गया है कि ओवर इरिगेशन के कारण, ज्यादा सिंचाई के कारण, अति सिंचाई के कारण कई फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। क्यों? क्योंकि जब आपका पैसा नहीं लगता है तो आप उस काम को ध्यान से नहीं करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स कि जिस चीज की आप पेमेंट करते हैं उस चीज की आप वैल्यू करते हैं, जिस चीज की आप पेमेंट नहीं करते उस चीज की आप वैल्यू भी नहीं करते। बात समझ में आई? जो यहां पर तीसरी प्रॉब्लम आती है कि यदि सरकार इन सभी के लिए लॉ एंड रेगुलेशंस बना भी दे, तो हमारे यहां आपने एक बात सुनी होगी कि भाई लॉ बनता नहीं है कि उससे निकलने के लिए जो 10 चीजें हैं ये ढूंढ लेते हैं, यानी कि लॉ का एंटी लॉ पहले तैयार हो जाता है। तो हमारे यहां जितने भी कानून बनाए जाते हैं एक्चुअली में कि भाई वाटर मैनेजमेंट को लेकर हम ये कानून बना रहे हैं, भूजल का प्रबंधन किया जाए इसके लिए हम ये कानून बना रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं कि यू आर बेसिकली बिलोंग या तो हरियाणा या पंजाब या फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। यहां से पंजाब के कुछ स्टेट्स की यदि हम बात करें, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की यदि हम बात छोड़ दें, तो चंडीगढ़ के रूल आप जानते होंगे कि चंडीगढ़ में ना डबल स्टोरी से ज्यादा घर बनाना यानी अलाउ नहीं है। ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, ठीक है। ऊपर रेलिंग नहीं होगी ताकि आप छत पे जा ही ना सको। एक कॉमन सी बात यह है कि छत पे जाने का रास्ता ही नहीं होगा। ठीक है, देखा है ये आपने? जो फ्लैट्स में रहते होंगे उनको मालूम होगा, पीजी में रहते होंगे उनको मालूम होगा, छत पे जाने का रास्ता ही नहीं होता है। छत पे यदि जाना है, बाई चांस यदि जाना है, तो एक छोटा सा होल है, सीढ़ी लगाओ चले जाओ। ठीक है, क्यों? ये यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये मैनेजमेंट है, इसलिए सभी घर की हाइट बिल्कुल सेम देखने के लिए मिलेगी। टॉपिक पर आए तो यहां पर एक और रूल है कि आप यहां पर बोरवेल नहीं कराएंगे। ठीक है, दिल्ली एनसीआर, दिल्ली एनसीआर तो नहीं, दिल्ली में ये रूल है और दिल्ली एनसीआर के कुछ ये डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं जैसे कि लाइक पानीपत हो गया, जैसे लाइक गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया, यहां पर ये रूल है कि आप बोरवेल नहीं कराएंगे। यानी कि यदि आपको पानी लेना है तो आप कहां रजिस्टर कराओ, यानी कि आपका घर है, आपने रजिस्टर, आप अपने घर को रजिस्टर कराइए एमसीडी में, एमसीडी पाइपलाइन डालेगा। आप फर्स्ट फ्लोर बनाने से पहले 40,000 लीटर 50,000 लीटर की जो टैंक है ये आप खुदवाएंगे, कहां? नीचे। और नीचे खुदवाने के बाद एक्चुअली में नीचे उसको खुदवाने के बाद उसके ऊपर घर बनेगा। बात समझ रहे हो क्या है? नीचे टैंक बनेगा, अब वो टैंक भराएगा और फिर उस टैंक से पानी भेजा जाएगा कहां पर? टंकी में आपकी जो ऊपर रखी हुई है। जब आप मिडिल पार्ट ऑफ द इंडिया में जाओगे, कहां? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाले एरिया में कुछ नहीं होता ऐसा, यूपी बिहार में कुछ नहीं होता ऐसा। ये बोर खुदवाओ डायरेक्ट। ठीक है, घर बन रहा है, घर बनने के साथ एक काम क्या होगा? बोर खुदेगा। ठीक है, और वो जो उसको क्या बोलते हैं, बड़ा सा जो पंप होता है, सबमर्सिबल, ये डाला जाएगा नीचे 100 मीटर 200 मीटर 150 मीटर और वहां से वो पानी खींचेगा और डायरेक्ट टंकी में चढ़ाएगा। दिल्ली के लोग आते हैं, पागल हो जाते हैं, ये क्या कर रहे हो तुम? जमीन से पानी निकाल रहे हो? क्यों? हाँ, 4-4 मंजिलें तक, यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट आपको देखने के लिए मिल रहा है। आप जरा समझो कि हमारे यहाँ मैनेजमेंट अच्छा है क्या? नहीं है। ठीक है, यानी कि इसको कहा जाता है वीक रेगुलेशन कि भाई यदि मान लीजिए कानून बना था तो सभी एरिया के लिए एक सा बनना चाहिए था। दिल्ली के लिए कानून, दिल्ली में भी कानून कब बना, चंडीगढ़ में भी कानून कब बना, चंडीगढ़ के विषय में मेरे को उतना नहीं जानकारी। दिल्ली की यदि बात करते हैं तो दिल्ली में ये कानून पहले से है। यानी कि इसका इंप्लीमेंटेशन, ग्राउंड लेवल इंप्लीमेंटेशन बहुत पहले हो चुका है। ठीक है, तो ये जो इंप्लीमेंटेशन है ये अब कितने लोग मान रहे हैं, ठीक है, ये भी जरूरी होता है कि भाई सिस्टम है तो सिस्टम में पहले जब दिल्ली में ये लॉ लाया गया था उसके 4-5 साल बाद तक लोगों ने ये बोरवेल कराया। जब मालूम चल गया कि भाई ये कंटेमिनेटेड वाटर आ रहा है, जैसे पंजाब में आपने यूरेनियम के जो पार्टिकल्स हैं ये या फिर यूरेनियम का जो कंटेंट है इसके कारण पानी के दूषित होने की खबरें सुनिए, ये दिल्ली में बहुत पहले फैल चुका है। ठीक है, गुड़गांव में जाओगे तो गुड़गांव में तो इतना कंटेमिनेटेड वाटर है कि आपका जो आरओ है आपको एवरी मंथ सर्विसिंग करानी पड़ेगी। एवरी मंथ, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आरओ की सर्विसिंग मतलब कि उसका जो फिल्टर है ये चेंज कराने में 3 से 4 हजार रुपए महीना लगेगा ही लगेगा आपका। ये इतना ज्यादा कंटेमिनेटेड वाटर है, उसमें जो दूषित मृदा है और साथ में जो दूषित पदार्थ हैं ये इतने ज्यादा मिल गए हैं। बात समझ रहे हो? तो इसको कहा जाता है कि भाई जो वीक रेगुलेशंस है ये हमारे यहां देखने के लिए मिलता है। एक और बात मैं आपको बताऊं कि ना जब चंडीगढ़ की बात निकली है तो मैं 38 का गार्डन है वहां पर एक दिन मैं टहल रहा था तो वहां पर मैंने महसूस किया कि यार इतने अच्छे घर है। ठीक है, घर में एक पीछे से दरवाजा बना लिए इन लोग, तो यहां सामने से निकलते हैं, पीछे वाला गेट खुलेगा कहां? गार्डन में, मस्त आराम से। मेरा जो कल्चर है वो दिल्ली का है, दिल्ली में हो जाता है ऐसा कि यदि आप का घर है
तो आप दोनों साइड से ओपनिंग उसकी रख सकते हो, आगे से भी पीछे से भी, कोई दिक्कत की बात नहीं। मेरे को एक नया रूल मालूम चला कि एक्चुअली में ना चंडीगढ़ में आप पीछे गेट नहीं बना सकते, आपके घर का एक ही गेट होगा। वो कौन सा गेट होगा? फ्रंट गेट। मैं आपको सही बताऊं, आप दिल्ली आओगे ना तो आपको लगेगा यार ये कहां पर आ गए। रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो धज्जियां उड़ाई हैं, और खासकर पुरानी दिल्ली। हाँ एग्जैक्टली, क्या धज्जियां उड़ाई हैं वहां पर, बात समझे। यानी कि मेरे को तो कई बार लगता है यार क्या चंडीगढ़ दिल्ली से ज्यादा तो रूल्स एंड रेगुलेशंस यहां पर फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, यहां मैं सही बताऊं कि आपको लोकल दिल्ली में कोई भी हेलमेट लगाया हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, यहां पर मिल जाते हैं क्या, लगाते ही हैं, सभी लगाते हैं, मेरी साइड कोई नहीं देखेगा। बात समझे, सभी लगाते हैं, बात समझे। तो यहां पर याद रखो कि एक्चुअली में ये जो रेगुलेशंस है ये हर जगह पर आपको देखने के लिए नहीं मिलता है ऐसा, तो इसको कहा जाता है वीक रेगुलेशन। ठीक है, यानी कि जो क्रियान्वयन है ये थोड़ा सा कम है, बात समझे, या फिर ये थोड़ा सा कमजोर है। दूसरी बात है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, यानी कि ऐसा तो नहीं लिखा कि जैसे चमड़ा उद्योग आपने सुना है, चमड़ा उद्योग से जो पानी निकलता है ये बहुत ज्यादा दूषित होता है, बहुत ज्यादा। हाँ गलत बोला सर आपने। है कि नहीं? सुनिएगा मेरी बात। नहीं बोलो सही। कानपुर है, जैसे वहां पर चमड़ा उद्योग बहुत है ना, तो उसका जो पानी है डाला जाता है किसमें? नदियों में, उसके आसपास से गुजरने वाली जो नदियां, खासकर गंगा नदी में। ज्यादा नहीं हो रहा अब। हाँ, जैसे एक रिपोर्ट आई थी, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, एक रिपोर्ट आई थी क्लास के बाद, ठीक, एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि भाई गंगा नदी में जो एक तो मानव मल, साथ में ये जो चमड़ा उद्योग से निकली हुई जितनी भी गंदगी है, तो इसकी पार्टिकल जितने होने चाहिए या फिर इसकी वैल्यू जितनी होनी चाहिए उससे 3 गुना ज्यादा वैल्यू थी इसकी। अब वो वैल्यू कुछ होती है कि भाई 5 से 10 के बीच में ये होना चाहिए, 800 से ज्यादा ऊपर है ये गंगा में। हाँ उसने बताया था, और साथ में जो इंडस्ट्रियल रिसर्च करते रहते हैं बार बार, तो इन्होंने भी गंगा की टेस्टिंग की थी। तो चमड़ा उद्योग से निकलने वाला जो पानी है जब ये गंगा में मिल रहा है तो ये गंगा को किस हद तक दूषित कर रहा है, एक ये डेटा, और साथ में मानव मल जो इसमें प्रवाहित किया जा रहा है उसके कारण ये पानी कितना दूषित हो रहा है ये डेटा। और कर क्या रहे हैं कि यहां पर जाते हैं और हर गंगे बोल के जब आप इस जल को पानी में डालते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा मैं कि गंगा शुद्ध नहीं है, गंगा का पानी बहुत शुद्ध है और टॉप लेवल का है। बट याद रखिएगा कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण, मानव जनित क्रियाकलापों के कारण आपने इस शुद्ध पानी को खराब कर दिया। यानी कि वो पानी जिसमें बैक्टीरियोफेज नामक एक वायरस था, और ये पानी कभी बैक्टीरिया था जो इस पानी को कभी दूषित नहीं होने देता था, आपने ये तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से इस पानी को दूषित करने पर प्रतिबद्ध कर दिया ना कि अब तो ये दूषित होगा ही। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है कि रिलीजियस में एक्टिविटीज में यदि हम देखें तो गंगा को हम रिस्पेक्ट की नजरों से देखते हैं, और जब आप इसके पानी से स्नान करेंगे तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये आपके शरीर में एंटर करेंगे, और यदि ये एंटर कर गए तो ये मल्टीपल टाइप ऑफ जो कॉजेस हैं यानी कि जो बीमारियां हैं ये फैलाएंगे। तो एक्चुअली में क्या आपको पता चल पाएगा कि भाई ये वायरस आपके अंदर गया कैसे? वो गंगा जिसको आप शुद्ध मानकर उसमें स्नान करके आए हो, ठीक है, उसके कारण आपको गंदे यानी जो बीमारी है फैलने लगे। सोचिए कि किस लेवल का आपके मन में जो वो है क्या शंका है ये पैदा होगी, और किस लेवल का जो सम्मान है ये पैदा होगा, और रिलीजियस एक्टिविटीज कहा जाएंगी, और इसके कारण भारत में किस प्रकार का डिजास्टर फैलने का खतरा है। तो याद रखना ये जो इंडस्ट्री से निकलने वाला जो जितना भी पानी है, जितना भी वेस्टेज है, ये डायरेक्टली प्रवाहित किया जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई इंडस्ट्री से निकलने वाला जो पानी है ये चट्टानों के संपर्क में नहीं आएगा, ये सॉइल के संपर्क में नहीं आएगा, ये अंडरग्राउंड वाटर लेवल के संपर्क में नहीं आएगा, और यदि आएगा तो ये कंटेमिनेट करेगा। और ये सब के कारण जो भूजल संकट है इसमें बहुत बड़ी भूमिका इसकी है।
क्लाइमेट चेंज आपको पता है कि 2026 में मैंने शायद ये बात बताई थी या नहीं बताई कि 2026 में एक्चुअली में एल नीनो की बात कही जा रही है कि भाई 25 में यदि आप देखोगे तो लानीना आया था, इसलिए भारत में जो रेनफॉल है, जो बारिश है, ये बहुत ज्यादा हुई थी। भारत के कई एरिया में फ्लड आपको देखने के लिए मिली थी, पंजाब इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और यह बात है कि इस साल 2026 में एल नीनो की बात कही जा रही है और इसीलिए चिंता जताई जा रही है। यदि आपको ध्यान हो तो भारत सरकार ने अपने बजट में भी यह पेश किया है कि भाई इतना इतना फंड हमने जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं उनके लिए एलोकेट किया है। पढ़ा है इस बार का बजट तो आपको मालूम होगा कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए भी बजट एलोकेट किया गया है। व्हाई? क्योंकि ये चांसेस हैं कि इस साल एल नीनो आएगा और एल नीनो जब भी आएगा तो इसके कारण जो बारिश है ये थोड़ी सी कम होगी, थोड़ी क्या बहुत कम होगी, और इसके कारण कई एरिया में सूखा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और कई एरिया में यदि आप देखेंगे तो जो फसल है या फिर जो कृषि है ये बर्बाद हो सकती है। और इसीलिए भारत सरकार ने इस बार का जो इकोनॉमी या फिर जो इस बार का बजट है उसमें इसको लेकर विशेष चर्चा की थी। यानी कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अलग अलग एरिया में जो बारिश की स्थिति है ये बदल रही है, अलग अलग एरिया में जो अलग अलग कंडीशंस हैं ये आपको देखने के लिए मिल रही हैं। और इन तमाम प्रकार की जो कंडीशंस हैं इनके कारण याद रखना कि अंडरग्राउंड वाटर लेवल कई एरिया में या तो ये बहुत ज्यादा दूषित हो गया है और नहीं तो कई एरिया में इसका एक्सट्रैक्शन बढ़ गया है, यानी कि इसकी निकासी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि जब किसी एरिया में यदि मान लीजिए एल नीनो आया या फिर मान लीजिए कि वर्षा का पैटर्न चेंज हुआ तो वर्षा का पैटर्न चेंज होने पर कहीं पर बारिश कम और कहीं पर बारिश ज्यादा भी होगी। जहां बारिश ज्यादा हुई है वहां पर फ्लड होगा, अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़ जाएगा, नदियों में पानी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर कहीं पर सूखा की स्थिति भी तो आएगी और सूखा की स्थिति आने पर सबसे पहले क्या किया जाएगा? भाई नदी है नहीं, तालाब है नहीं, पॉन्ड सूख गए, कराओ पूर, खींचो पानी अंदर से। यही तो होता है ना दिल्ली में। दिल्ली के आसपास से यमुना गुजरती है पर यमुना का पानी क्या पीने लायक है? या यमुना के पानी को पूरी दिल्ली में सप्लाई किया जाता है? नहीं। ये कहां से निकालता है? एमसीडी निकालता है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल। यानी कि एमसीडी को बस ये परमिशन है कि आप बोर कर सकते हो। तो आ कहां से रहा है? क्या ऊपर से भगवान महादेव स्वयं भेज रहे हैं पानी कि लो भाई गंगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। ये कोई तो एक्सट्रैक्ट कर रहा है ना, कोई तो इसकी निकासी कर रहा है। तो ये निकासी कौन कर रहा है? एमसीडी। सॉल्यूशन कुछ तो होना चाहिए ना। यहीं से एक और टॉपिक आप जोड़ सकते हो कि इसी समस्या को दूर करने के लिए यदि आप देखेंगे तो भारत सरकार ने नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया था। ठीक है, किया था ना? चलो रुक जाना है ना, सांसें तेज और अटैक। हाँ क्या है बताइए मैम? नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट बताइए क्या है? टिफिन छुपाना आपसे मेरे से, मैं बताऊंगा फिर। बताइए आर्यन जी। हाँ बोलो बोलो बताइए, बता, थोड़ा सोचो सोचो, आराम से सोचो। हाँ आप बोलो। नदियों को जोड़ने की जो प्रोजेक्ट है वो है कि भाई जैसे आपने केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा था तो ये किस में आएगा? नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में, यानी कि गंगा को कावेरी तक से जोड़ने की इसमें बात कही गई थी। ताकि क्योंकि भारत में कई एरिया ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा पानी है, फ्रेश वाटर की जो परसेंटेज है ये बहुत ज्यादा है। कई एरिया ऐसे हैं जहां पर फ्रेश वाटर बिल्कुल नहीं है। तो एक्चुअली में जब आप रिवर को कनेक्ट करोगे, रिवर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करोगे तो ये जो प्रॉब्लम है आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बात समझिए? तो इसके लिए याद रखो कि इसी से कनेक्ट एक प्रोजेक्ट ये भी है। साथ में याद रखना कि कई एरिया में यदि आप देखोगे तो ये जो रैपिड अर्बनाइजेशन होता है उसके कारण भी ये जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है ये कम होता है। अर्बनाइजेशन से कैसे? कि भाई यदि मान लो अर्बनाइजेशन हो रहा है दैट मींस कि लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया की ओर आ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर आ रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में जनरली आसपास की जो रिवर है ये दूषित हो जाती है। तो जितनी एक जगह पर रहने वाली जनसंख्या, रिसोर्सेस पर उतना दबाव, और रिसोर्सेस का ही पार्ट है क्या? अंडरग्राउंड वाटर, तो उस पर भी उतना दबाव। तो अर्बनाइजेशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ पॉपुलेशन और पॉपुलेशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ प्रेशर, और प्रेशर किस पर? रिसोर्सेस पर, और रिसोर्सेस क्या है? भूजल। तो ये सभी मेन कारण। बात समझे क्या बोला मैंने? नहीं समझे ना? समझ गए? पक्का है? वेरी गुड, यूज होता है मतलब। ठीक है, तो यहां पर याद रखना कि ये तमाम वो रीजन है, ये टॉप 6 रीजन वो है जिसके कारण अंडरग्राउंड वाटर लेवल हमारा क्या है? संकट में। संकट में इसलिए बताया जाता है कि एक्चुअली में
हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, है ना। ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग यदि आप देखोगे तो इन सभी कारणों से जो वाटर है ये पॉल्यूशन हो रहा है, ये पॉल्यूटेड हो रहा है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल कम हो रहा है, और हमारी आधे से ज्यादा जो पॉपुलेशन है ये एक्चुअली में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर्म में ये अंडरग्राउंड वाटर लेवल पर डिपेंडेंट है। फ्रेश वाटर हमको चाहिए ही होता है। एक थ्योरी है सिंपल सी कि भाई जिसमें यह बताया जाता है कि वर्ल्ड में जो फ्रेश वाटर का परसेंटेज है ये कंटिन्यूसली कम हो रहा है। ठीक है, कंटिन्यूसली कम होने के चक्कर में भारत की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। भारत ही वो एरिया है जहां पर फ्रेश वाटर की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो संकट मंडराएगा ये कहां पर मंडराएगा? भारत में ही मंडराएगा। और इसके लिए तमाम प्रकार की चीजें की जाती हैं। अब इसका बारे में याद रखिएगा कि इसमें फिर अलग अलग जो कारण है वो दिए गए हैं, जैसे कि जो गहन फसलें हैं जैसे धान है, गन्ना है, गेहूं है, ये वो फसलें हैं जिसमें पानी की अधिक आवश्यकता होती है। ये जैसे यदि प्रति किलोग्राम के हिसाब से देखेंगे तो वो यहां पर लिखा हुआ है कि प्रति किलोग्राम बोल रहा हूं मैं, जो थोड़े से चावल है उसमें हाँ, उसमें लगता है 1200 से 1500 लीटर पानी। ठीक है, खेती, ये चावल की खेती किसके यहाँ होती है, देखा है कभी किसी ने? हाँ, हिमाचल में होती है। हाँ, 37 में होती है। अच्छा, इनकी साइड हो, मेरे को लगा 37 में। जो नेशनल लेवल लिंकिंग प्रोजेक्ट है इसको लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुएगा। हाँ, हो ही रहा है। सर 2003 से हाँ, हो ही रहा है, जब तो आज तक सफल नहीं हो पाया। क्योंकि पंजाब का आधा पानी यहाँ पर जाता है हरियाणा में। हाँ जी, और आपने शायद एक रिवर का नाम वो भी सुना होगा, कराच का इंदिरा गांधी नहर, उसको लेकर राजस्थान जाके उसका पानी भी तो पंजाब की साइड से निकल के जाता है। कौन सी रिवर? सतलुज, हाँ जी, इंदिरा सागर कैनाल है वो, इंदिरा सागर कैनाल है वो। हाँ जी। हाँ, तो हाँ जी, क्या आगे तो मतलब सर क्रिटिसाइज तो होएगा इस चीज को लेकर। होता है ना। पंजाब राजस्थान के बीच में डिस्प्यूट है। पंजाब की जो लोकल गवर्नमेंट है अभी आम आदमी पार्टी की थी ना, वही ना, तो उसने, उसकी जब गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो उन्होंने बोल दिया कि मैं राजस्थान को पानी ही नहीं दूंगा क्योंकि मैं इतने टाइम से पानी दे रहा हूं, अब मैं पानी देने के पैसे लूंगा। तो फिर उस पर जो सेंटर स्टेट रिलेशन है ये निकल के आया था और बोला था कि भाई ऐसा क्या, पानी पर किसी का अधिकार नहीं है। पढ़ लो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है उसमें कि जल को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होगा। विवाद होगा तो आप पानी नहीं रोक सकते। क्यों रोक रहे हो? राजस्थान इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, पंजाब इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, तो दो स्टेट के बीच में पानी को लेकर डिस्प्यूट नहीं हो सकता। ये तो है ना। सर फिर वो तेलंगाना और पता नहीं कोई कृष्णा नदी का सर, कृष्णा नदी, हाँ, तो उस चीज को लेकर तो डिस्प्यूट होता है। कावेरी है वो, कावेरी कावेरी है वो, कावेरी नदी। कावेरी। ठीक है, नहीं नहीं कावेरी है। कृष्णा कावेरी सर, कृष्णा कावेरी क्या होता है? कावेरी है बोल रहा हूं ना मैं, कुछ नाम थोड़ा सा कृष्णा अलग है, कावेरी अलग है। 6th क्लास में कोई पढ़ा नहीं पता है। हो गई है उम्र आपको, यहाँ देखो। ठीक है, आगे आए पक्का। अब देख, डिस्कशन बाद में करेंगे, लिखते जाओ, ठीक है, बिकॉज ये ऑनलाइन भी है तो ऑनलाइन स्टूडेंट फिर आगे बढ़ाते रहेंगे। तो यहां पर एक बात याद रखिएगा कि कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिसमें धान, जैसे कि लाइक धान है, चावल है, धान है, गन्ना है, गेहूं है, ये 1 किलोग्राम उगाने के लिए इतने पानी की आवश्यकता हो रही है। बात समझिए। मैं ये पूछ रहा था कि यदि आपने कभी धान की खेती होती हुई देखी हो तो आपको मालूम चलेगा कि धान की खेती में इतना पानी भरा रहता है घुटनों तक। ठीक, इतना पानी भरा ही रहना चाहिए। तो लोग चालू करते हैं और पानी भर देते हैं खेत में, फिर जब काटते हैं तो वो पानी को निकाला जाता है और फिर घुटनों घुटनों तक पानी में, थाई तक पानी में ये उतरते हैं और फिर उस धान को काटा जाता है। ठीक, इसीलिए सबसे ज्यादा रेप्टाइल्स आपको यदि कहीं पर मिलेंगे तो उस एरिया में जहां पर धान की खेती हो रही है, और उसी टाइम मिलेंगे जहां पर धान की खेती हो रही है, जिस टाइम धान की खेती हो रही है। ठीक है, जितनी भी कहानी आप सुनते हो कि खेत में काम कर रहे थे और पैर में सांप लिपट गया, ये मेंढक आ गए, ये सुनिए, ये कहानियां सुनिए ना, तो ये उसी टाइम मिलेगी जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो ये जो एनिमल्स हैं ये बाहर आएंगे, और ये बाहर आएंगे तो वो दिखेंगे, अंदर है तो कैसे दिखेंगे, है ना। कहां की बात कहां कनेक्ट करता हूं क्यों कुछ मानते भी नहीं। पढ़ा रहे थे क्या? डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक। पहुंचे कहां? ज्योग्राफी में। पहुंच गए कहां? एनवायरमेंट में, है कि नहीं। इसको कहा नहीं नहीं, ये सही में आप, मैं इसी को बोलता हूं बार बार कि आपको इंटरकनेक्शन मालूम होना चाहिए। इंटरलिंकिंग, इंटरलिंकिंग, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से कैसे लिंक करना है, बात समझिए।
आगे आते हैं तो यहां पर गन्ने में भी यही है और साथ में गेहूं में भी यही है। हाँ समझे। यदि आप देखिएगा तो फिर इसमें होता क्या है, इसको एक बार देख लीजिएगा। पीडीएफ तो आप लोग डाउनलोड नहीं करते, मुझे पूरा भरोसा है। पीडीएफ आज तक नहीं मिला ना कि कहाँ पीडीएफ मिला सर? है ना, नहीं मिला ना आज तक, वेरी गुड। मतलब पहले वाला मिला लेकिन अब बस चुप हो जाओ, मेरी जो यानी अंदर की अंतरात्मा है वो गवारा नहीं कर रही है, ठीक। हाँ क्या पिछली बार क्लास ही नहीं थी। ये भी मेरी गलती है। नहीं अभी गलती नहीं। हाँ। मतलब उसके पहले मिला था। हाँ। एक आध सर स्टूडेंट है। मैं टेलीग्राम चलाता नहीं इसलिए सर। कोई दिक्कत नहीं, मांग लिया करो ना। दिखने में बस खतरनाक हूँ, बहुत अच्छा है, मांग लिया करो उसको, ठीक। बढ़े आगे। हाँ तो यहां पर याद रखिएगा कि ये तमाम प्रकार की यानी कि फिर वो जो नीति विफलताएं हैं जो मैंने ऑब्वियसली पहले बताया है कि भाई वीक रेगुलेशंस के बारे में जो हमारी बात हुई थी उसको मैंने थोड़ा सा और डिटेल फॉर्म में बता दिया है। अब याद रखो कि एक्चुअली में इसकी भरपाई कैसे होना चाहिए, ठीक। अनियमित वर्षा, जलवायु परिवर्तन, इसको फिर जो एक एक वो था ना पॉइंट उसको मैंने डिटेल किया है। साथ में यदि आप देखेंगे तो कंटेमिनेटेड वाटर यानी कि जो आर्सेनिक प्रदूषण है, ठीक। आर्सेनिक के पार्टिकल भी आपको कई एरिया में मिले हैं, जैसे झारखंड है, पश्चिम बंगाल है। झारखंड में मिलने का मेन कारण यह था कि यहाँ की जो रॉक्स हैं इसमें मेटेलिक मिनरल मिलता है और कई बार यहाँ पर जो ओवर माइनिंग है वो की जाती है, उसके कारण यहाँ का जो पानी है इसमें आर्सेनिक के जो पार्टिकल्स थे या फिर जो कंटेंट था उसे ये बढ़ गया था और दैट इज वाई झारखंड में मिला था। उत्तर प्रदेश और आसाम में ओवर एक्सप्लॉइटेशन है, एग्रीकल्चर इसका मेन कारण है। पश्चिम बंगाल और बिहार में भी सेम कारण है, बट बिहार में एक और पॉइंट यहां पर जुड़ जाता है कि यहां की जो मृदा है वो प्रदूषित है, ठीक है। तो ये वो कारण है जो कि हमको जनरली बताए नहीं जाते, बट यदि एक्चुअली में हम देखें तो ये होते हैं, जिसके कारण कंटेमिनेट वाटर होता है वो भी अंडरग्राउंड। बात समझे। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि कुल मिलाकर यदि हम ये देखें कि भाई क्या कंटेमिनेटेड वाटर के कारण या फिर भूजल संकट यदि है तो भूजल संकट में क्या मेनली एग्रीकल्चर पर इंपैक्ट आने वाला है, नहीं। याद रखो मैंने अभी बताया कि सब कुछ कनेक्ट है। यदि मान लो सोशल इंपैक्ट आएगा तो इकोनॉमिक इंपैक्ट भी आएगा, एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी आएगा। सोशल इंपैक्ट कैसे आएगा, क्योंकि यदि मान लीजिए जब अंडरग्राउंड वाटर लेवल कम हुआ तो इंडिया में उन स्टेट्स की पॉपुलेशन ज्यादा है या फिर उन प्लेसेस की जो संख्या है ये ज्यादा है जहां पर अंडरग्राउंड वाटर पर ही डिपेंडेंट पॉपुलेशन रहती है। एक शॉकिंग बात मैं आपको बताता हूं कि ना यदि हिमाचल में, उत्तराखंड में आपके यहां 2-3 दिन नल ना आए आपका गुजारा हो जाएगा, ठीक है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। हिमाचल उत्तराखंड ये दो प्लेसेस के मैं नाम ले रहा हूं। यूपी में आपके यहां एक दिन नल ना आए गुजारा हो जाएगा, कोई दिक्कत की, एक दिन, ठीक, 1 से 2 दिन, क्यों, टंकी भर के रखते हैं ऊपर, ठीक। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में 3 दिन नल ना आए आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 दिन बाद मालूम चलेगा कि यार नल आना चाहिए। एमपी में, ठीक है, सुबह से शाम नल नहीं आया, नल आने का मतलब समझ रहे हो ना, फ्रेश वाटर, पानी, ठीक है, सुबह से शाम नहीं आया, शाम को नहीं आया अगले दिन दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ना, क्यों, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर है भाई, ये सब कुछ डिपेंड है कि इलेक्ट्रिसिटी होगी, मोटर चलेगी, पानी भराएगा। बात समझिए। ये सोशल इंपैक्ट है कि आप देखो अलग अलग एरिया में जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो अलग अलग है, ज्योग्राफी अलग अलग है, तो वहां का सोशल स्ट्रक्चर अलग है। तो अलग अलग एरिया में यदि आप देखेंगे तो याद रखना कि ये पानी डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। यानी कि ह्यूमंस बीइंग किस प्रकार से सरवाइव कर पा रही हैं, किस प्रकार से वो अपने सोशल जो रिसोर्सेस हैं उनका यूज कर रही हैं, उसके लिए पानी की बहुत ज्यादा एसेंशियल जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है, क्योंकि बेसिकली यदि आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर में बस कल्टीवेशन नहीं आता, यहां पर एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन को भी शामिल किया जाता है, यानी कि कृषि के अलावा पशुपालन भी इसमें आता है। कई ऐसे भी होते हैं जिसमें यदि इरिगेशन है तो उसके लिए भी पानी यानी जो बिजली है इसकी जरूरत पड़ेगी, और बिजली को भी हम बना रहे हैं किससे, हाइड्रो पावर प्लांट से, और हाइड्रो पावर प्लांट का भी जो कनेक्शन है ये अंडरग्राउंड वाटर से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो याद रखना कि सोशल इंपैक्ट भी है, इकोनॉमिक इंपैक्ट भी है। इकोनॉमिक इंपैक्ट कैसे कि जब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हमारे यहां लॉस होती है तो हम भारत एक्चुअली में जो गेहूं है, दालें हैं, इनके एक्सपोर्टर्स में काउंट किया जाता है, यानी कि हम अपने यहां की दालें, हम अपने यहां का गेहूं, हम अपने यहां का चावल बाहर भेजते हैं दूसरी कंट्रीज में। अब यदि मान लो एल नीनो आया और एल नीनो के कारण जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है ये कम हुआ, यानी कि सूखा की स्थिति उत्पन्न हुई, और मोस्ट ऑफ दी जो प्लेसेस है हमारे यहां
वो अंडरग्राउंड वाटर लेवल से क्या कर रही हैं, एग्रीकल्चर कर रही हैं इरिगेशन के थ्रू, यानी कि सिंचाई के थ्रू। तो इसकी जो प्रोडक्टिविटी है ये कम हुई, इसकी प्रोडक्टिविटी कम हुई तो जो इनपुट कॉस्ट है यानी कि फार्मर्स की जो लागत है वो नहीं निकल पाई। साथ में हम इसको जो बाहर भेजते थे और हमारे यहां जो विदेशी मुद्रा भंडार की प्राप्ति होती थी वो नहीं हो पाया है। और इसका डायरेक्टली कनेक्शन किससे है, जीडीपी से। विदेशी इकोनॉमी चल रहा है तो विदेशी मुद्रा भंडार पड़ा होगा, विदेशी मुद्रा भंडार का डायरेक्टली कनेक्शन जीडीपी से कैसे है ये भी पड़ा होगा, तो इसका असर जीडीपी पर ये आएगा। तो ये क्या आएगा इकोनॉमिक इंपैक्ट में। साथ में एनवायरमेंटल इंपैक्ट ये आएगा कि भाई यदि मान लीजिए कहीं पर जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है ये कम है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल कम होने की कंडीशन में जो एक्वीफर कोलैप्स है, इसको ये कहा जाता है एक्वीफर कोलैप्स, मतलब कि अंडरग्राउंड वाटर लेवल का तेजी से कम होना। इस कंडीशन में याद रखिएगा कि जो मेटलिक मिनरल्स रॉक्स में पाए जाते हैं वो मिलना चालू हो जाते हैं किसमें, इस पानी में। इसके कारण इसकी सैलिनिटी बढ़ती है और सैलिनिटी जिस एरिया में बढ़ती है तो वहां पर वेटलैंड एरिया नष्ट होना चालू होते हैं। जैसे सामल लेक को प्रोटेक्ट क्यों किया गया, बिकॉज की सामल लेक की जो सैलिनिटी है ये कंटिन्यूअसली बढ़ रही है और इसके कारण जो माइग्रेटरी बर्ड्स यहां पर आते थे वो आना कम हो गए हैं। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण होने पर अब पानी में जो सैलिनिटी है बढ़ जाएगी, बात समझिए। तो इसके कारण वेटलैंड एरिया भी तो समाप्त होगा। तो याद रखना कि इसका डायरेक्टली कनेक्शन बायोडायवर्सिटी लॉस से है, यानी कि संबंधित एरिया में आप देखोगे कि बायोडायवर्सिटी लॉस का एक मेन रीजन क्या है, वेटलैंड एरिया का मरना या फिर वेटलैंड एरिया का समाप्त होना। इसको ऐसे समझ लो कि आपने दामोदर रिवर और स्वर्णरेखा रिवर के बारे में सुना है ना। ये क्या है, बायोलॉजिकल डेजर्ट, जैविक मरुस्थल। इनके वेरी गुड जैविक मरुस्थल होने का मेन रीजन क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन। बट यदि मान लीजिए कि यदि एक सॉल्ट वाटर लेक है, खारे पानी की झील है, उसमें अपना एक एक्वेटिक इकोसिस्टम तो है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र तो है, और इस जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में यदि मान लो जल में जो स्लाइमीनेस है वो बढ़ जाए, क्षारीयता बढ़ जाए, तो जो एनिमल्स हैं उन पर तो इंपैक्ट आएगा ही आएगा ना। और यदि एनिमल्स पर इंपैक्ट आएगा तो वहां जो एक्वेटिक बायोडायवर्सिटी थी उस पर इंपैक्ट आएगा। तो इसीलिए बोला गया है कि भाई ये सब कुछ होने पर, स्लाइमीनेस बढ़ने पर वेटलैंड एरिया ड्राई होते हैं और इसके कारण जो बायोडायवर्सिटी लॉस है ये आपको देखने के लिए मिलता है। ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि ये कहां से कनेक्टेड है, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 1, ये तमाम प्रकार के जितने भी एरिया हैं वहां से ये कनेक्टेड है। साथ में कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहां पर जिसको आप देख सकते हो कि पंजाब में क्या एग्जाम्पल है, वही जो हमने नॉर्थ इंडियन प्लेन में पढ़ा था कि जितने भी जलाशय हैं, जितने भी ऐसे एरिया हैं जहां पर अंडरग्राउंड वाटर यूज किया जाता है, उनकी जो संख्या है कंटिन्यूअसली कम हो रही है। क्यों, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर ही कम हो रहा है। अच्छा, पंजाब का ये एग्जाम्पल क्यों है, पंजाब अकेले पंजाब का एग्जाम्पल इसलिए है बिकॉज कि पंजाब में जो एग्रीकल्चर है ये ओवर एक्सप्लॉइट है, बहुत ज्यादा शोषित है। ये क्यों है, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करने वाला यदि स्टेट था कोई सा तो ये पंजाब हरियाणा थे। तो पंजाब में जो एग्रीकल्चर है इसका भी ओवर एक्सप्लॉइटेशन हुआ है। दैट इज व्हाई नॉर्थ इंडियन प्लेन में यदि कोई है तो ये पंजाब है। सदर्न पार्ट में यदि आप जाओगे तो सदर्न पार्ट में जो लॉ एंड रेगुलेशंस है इसका इंप्लीमेंटेशन नो डाउट बहुत अच्छा हुआ है, नो डाउट बहुत अच्छा हुआ है। तभी तो यदि आप देखोगे तो पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करो, हेल्थ इंप्लीमेंटेशन की यदि आप बात करो, सेक्स रेशियो की यदि आप बात करो, किसी की भी बात करो, किसी की भी, तो वो आपको साउथ में बहुत अच्छा मिलेगा। पर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं कि जहां पर यहां पर इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप किया गया है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होने पर, आईटी पार्क डेवलप होने पर जो लैंड एरिया है इसकी कमी भी तो हुई होगी। बेंगलुरु में यदि आप जाओगे तो बेंगलुरु में 1.5-2 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए आपको 1 घंटा लगेगा। दिल्ली इसके लिए बहुत ज्यादा यानी कि फेमस है कि भाई आपको 50 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए नोएडा से गुड़गांव आने के लिए 2 घंटे का समय लगता है। मैं सही बता रहा हूं कि ना आप बेंगलुरु में 2 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पसंद करेंगे बजाय गाड़ी के। क्यों? क्योंकि वाकई में आधे घंटे 45 मिनट के आसपास लगेगा आपको 2 घंटे 2 किलोमीटर ट्रेवल करने में, इतना ट्रैफिक है वहां पर। ठीक, वेरी गुड। यानी पंजाब, वो पुणे में भी यही है। ठीक है, यानी कि साउथ की ये मेन प्रॉब्लम है, क्राउड। ठीक है, हम क्या समझते हैं, हम नॉर्थ में रहते हैं तो हम दिल्ली को जानते हैं बस। बेंगलुरु में जाओगे आपको एक नेक्स्ट लेवल का ही मिलेगा। इसलिए लोग क्या करते हैं, लोग उठते हैं, एक कमरे में ही उनकी जिंदगी चल रही है। इसका 1/4 रूम लो, उसी में उठ रहे हैं, उसी में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है उनके, और उसी में सब कुछ हो रहा है।
शाम के समय बाहर निकल रहे हैं तो शाम के समय भी पूरी की पूरी हरियाली दिख रही है आपको, यानी कि पूरा जगमगाता शहर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि दिन में इतने लोग निकले हुए हैं कि आप चाहकर नहीं निकल सकती। ठीक, अब इसके कारण दूसरी समस्याएं भी होती हैं। ठीक, अब फिर से वही बात आ गई कि जनसंख्या ज्यादा तो पानी की जो आवश्यकता है ये ज्यादा, पानी की आवश्यकता ज्यादा तो ये नदी से जब फुलफिल नहीं हो पा रही तो अंडरग्राउंड वाटर। दूसरी बात यह है कि यदि आप इसी को जोड़े किससे, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग से, तो आपको यह भी देखने के लिए मिलेगा कि भाई अर्बनाइजेशन हुआ है, अर्बनाइजेशन हुआ तो कंक्रीट का यूज ज्यादा, कंक्रीट का यूज ज्यादा, जो हीट इमिशन है ये ज्यादा। क्यों? क्योंकि जो हीट बजट है ये एनहांस, हीट बजट एनहांस, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग जो कि एक मेन कारण है क्लाइमेट चेंज का, वो भी कनेक्ट, बात समझे? तो यहां पर याद रखना कि बेंगलोर का एग्जांपल इसलिए, और साथ में चेन्नई तो है ही डेड जोन की कैटेगरी में, क्योंकि चेन्नई तमिलनाडु में ऊपर की ओर आता है तो क्लाइमेटिकल कंडीशंस यदि आप देखोगे तो यहां पर उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। दैट इज व्हाई यदि आप यहां का अंडरग्राउंड वाटर लेवल देखते हैं तो ये भी कुछ आपको कम देखने के लिए मिलेगा, यानी कि मेन समस्याओं से ग्रस्त मिलता है। अब इसके लिए गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, तो ये कुछ स्कीम्स हैं जैसे कि अटल भूजल योजना, जल शक्ति अभियान, PMKSY यानी कि यहां पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इसको कहा जाता है, साथ में अमृत सरोवर मिशन, ये वो अमृत सरोवर मिशन, ठीक है, नॉर्थ इंडिया का है। यदि आप यहां पर देखोगे तो ये वो अभियान है जो चलाए गए थे, इनका जो रिजल्ट है ये भी बहुत अच्छा आया, और इनको अब ऑल ओवर इंडिया में इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि भाई आप किस प्रकार से इसमें, यानी कि जो अंडरग्राउंड वाटर है इसको आप किस हिसाब से अच्छा कर सकते हो। ये 4 मिशन है, इसके अलावा ऐसा नहीं है कि और नहीं है, पर ये 4 मेन है, बिकॉज कि इनका नाम जल शक्ति अभियान का नाम कभी ना कभी सुना होगा। ये PMKSY इसका नाम मैंने बहुत बाद में सुना था, ये इसका भी नाम सुना होगा। साथ में अमृत सरोवर मिशन, मैंने इसका नाम सुना है, अमृत सरोवर मिशन का मैंने नाम नहीं सुना था, मैंने अभी सर्च पाई तो मंडे को मैंने इसका नाम ढूंढा है। हाँ, पुनर्जीवित करने के लिए, ठीक है। तो ये वाली यानी कि जितनी भी स्कीम्स हैं उनके बारे में एक बार पढ़ लेना, और बाकी इतना ही है, ठीक है। सरोवर है ना, उसमें ये भी बताया कि जो वेटलैंड है जो एक बार नष्ट हो चुके हैं उनको वापस से रिव्यू करने के लिए बोला है। ठीक है, हाँ बोलो बोलो बोलो। देखिए नेक्स्ट पर आए, यहां तक आप में से किसी भी स्टूडेंट को क्या किसी प्रकार का कोई भी डाउट, जल्दी बताओ। अरे बोलिए, समझ में आया? नहीं आया ना, नहीं आया ना? सर इसके 2-3 रीजन और हो सकते हैं। हाँ तो मैंने कब बोला कि यही हो सकते हैं? सर जैसे कि कृषि में सर हमने सर कृषि में जो ज्यादा पानी लेते हैं उनको हमने इसलिए बढ़ा दिया, जैसे भी एल्कोहल का बात होता है इसीलिए। हाँ हाँ, तो जो किसान होते हैं ना उनको अपने कुछ फायदे के लिए सर इन फसलों का ज्यादा वो करना शुरू कर दिया, कृषि करनी ज्यादा, तो उससे भी भूजल ज्यादा हो गया। और जो आपको यूनिट बताया था सर 28% कृषि से खाद्य बर्बाद होता है, उसमें जल लगता है तो वो खाद्य बर्बाद हो तो भूजल भी वो तो समुद्री जल है ना। कहाँ समुद्री जल नहीं सर, जैसे कि हम कृषि करते हैं हाँ, तो भूजल से अच्छा हाँ हाँ तो वो जब 28% बर्बाद होता है सर, हाँ, तो भी जो भूजल से जब उसमें लगा हुआ है तो वो बर्बाद हुआ, तो भी सर भूजल बर्बाद हुआ उसमें। हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, यानी कि हमने तो मोटे मोटे आधार पर ये पॉइंट हैं, ठीक है। अब ये किस में बताए गए हैं? ये वो पॉइंट है जो कि रिपोर्ट में बताए गए हैं, इसके अलावा तो और भी सैकड़ों कारण है ना। रिपोर्ट में इतने बताए गए हैं कि ये मेन कारण है, छोटे मोटे तो कई हैं, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि रिपोर्ट में तो वो बताया जाएगा जो जानने होगा कि भाई ये है। अब जनरल सी बात है कि जब आप इसमें साइंस ऐड करोगे, जब आप इसमें ज्योग्राफी को ऐड करोगे तो और भी मल्टीपल जो रीजन है ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? आगे बढ़े, चलो आगे देखिएगा कि एक्चुअली में सेकंड टॉपिक आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो वही जो आजकल आप लोग को टेस्ट मिलता है, ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए आप जिसका यूज करते हैं, ठीक है, आंसर राइटिंग के लिए जो आपको मेंस का क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, उसका आंसर यहां से आप निकालते हैं। कुछ लोग तो आंसर भी नहीं निकालते हैं, ठीक है। तो ये सब जिससे हो रहा है ये क्या है?
ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सिंपल वर्ड कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है। इन सिंपल वर्ड चैट जीपीटी ले लो, बात समझी, ठीक। वो क्या है, क्या कर दिया, हाँ हाँ तो क्या हुआ, उनको सभी स्टूडेंट ज्यादा होशियार बन रहे थे तो क्या हुआ, उनको उन्होंने सारा कुछ एआई से लिखवा दिया। तो मतलब फ्रांस के पास ना एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जो आप कोई भी स्टूडेंट मतलब एआई का यूज करते ना और उसने पकड़ लिया, मतलब तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर देते। अच्छा, यूपीएससी में भी ऐसा होता है, रटा रटाया आंसर नहीं देना, कई लोगों की जॉब चली गई ऐसे में, ठीक है। एचआर का मेल आया, मेल को डाला उन्होंने चैट जीपीटी में, है ही चैट जीपीटी, इसका रिप्लाई क्या करे, उन्होंने रिप्लाई दिया और चिपका दिया। अरे वो चैट जीपीटी है भाई, थोड़ा तो अपने हिसाब से कर लो उसको। मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं, याद रखना कि आगे आएगा, इसी में लिखा हुआ है, मैं इसको अपनी भाषा में समझाऊंगा, बिल्कुल अपनी भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में। 20 स्लाइड है इसकी, कंटेंट ज्यादा नहीं है, संख्या ज्यादा है, कंटेंट ज्यादा नहीं है, ठीक है। आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। याद रखना कि एक्चुअली में चैट जीपीटी या फिर ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये काम कैसे करता है पता होगा आप लोगों को कि भाई जो भी डेटा वर्ल्ड वाइड है, ठीक है, जो हम ही ने बनाया है, उसी की आर&डी करता है और उसी को ये डेटा के तौर पर यूज करता है और वही ये आपको दे देता है। इसका काम इतना है कि आपके काम को इसने सरल बना दिया है कि भाई यदि मान लीजिए आपने गूगल पे पहले आप डालते थे कि ज्योग्राफी नोट्स फॉर यूपीएससी, तो आपको अलग अलग वेबसाइट पर जाकर इसको खोजना पड़ता था। अब कुछ नहीं करना है, आप चैट जीपीटी में डालो बेस्ट ज्योग्राफी नोट्स फॉर यूपीएससी इन हिंदी, तो ये टॉप वेबसाइट लाकर आपको दे देगा कि यहां पर आप सर्च कर लो। फिर आप इसको प्रॉम्प्ट दे देगा कि कंपाइल दिस ऑल नोट्स, तो ये कंपाइल करके दे देगा। मेक अ प्रॉम्प्ट, वो मेक अ प्रॉम्प्ट बना देगा। आप इसको जाओ और ये पूरा आप कॉपी पेस्ट मारो और वो पूरा जो पहले आप 10 घंटे में काम करते थे वो आप 1 घंटे में करके पूरा साइड कर सकते हो। इतना इसने कर दिया है, बात समझिए। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है। ह्यूमन जो है, अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक और स्टडी आई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक्सट्रीम यूज है ना, ये भी बेकार है। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी भी काम के लिए आपको मना नहीं करता, ठीक है। आप उसमें कुछ भी लिखो वो आपको हाँ में ही आंसर देगा और हर बार आपको यह एहसास दिलाएगा कि आप सही हो, हर बार ये एहसास दिलाएगा, ठीक। आप जो भी उठा गए हर बार उसका पहला सेंटेंस यही होगा, जी हाँ आप बिल्कुल सही हैं, जी हाँ ये बहुत गलत बात है। जेनजी जनरेशन के बारे में सुना है? नहीं सुना? फ्रंट कैमरा ओपन करो, अपने आप को देख लो, ठीक है। आप नहीं क्या जरूरत नहीं थी क्या? सॉरी, ऑस्ट्रो हिंगेरियन नहीं, हिंदी। प्रीवियस एंड प्रीमियम मतलब बेटा समझ नहीं रहे हो आप। नहीं वो आंटी बहुत खतरनाक है, याद रखना। टिफिन छिपा ली थी मेरे से उन्होंने। हाँ सुनिए क्या, अरे सुनो भाई, पहले पढ़ लें अपन हेल्थ, ठीक है, बाद में देख लेना, है ना। रिकॉर्डिंग हो रही है ये, सुनो मेरी बात। हाँ तो एक स्टडी आई थी जिसमें ये बताया गया था कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है बेसिकली ये आपकी किसी भी बात का मना नहीं करता। तो ये जो जेनजी जनरेशन है ना, ये आने वाले टाइम में सर्वाइवल इसका मुश्किल होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये पैदा हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, ठीक। मेरा उद्देश्य किसी भी प्रकार की जो लिंग समुदाय या फिर क्या बोलते हैं उसको, धर्म जाति मूलंश लिंग संप्रदाय के व्यक्ति को हानि पहुंचाना है या फिर उसकी भावनाओं को हानि पहुंचाना नहीं है। कोई भी, मेरा उद्देश्य क्या? पढ़ाना, और मैं पढ़ाऊंगा, बात समझिए। अब इस बात को जरा समझो कि एक्चुअली में होता यह है कि भाई आप चैट जीपीटी से सब कुछ आंसर निकलवाते हो। चैट जीपीटी हो गया, गूगल जेमिनी हो गया, नोटबुक कहलाओ, बहुत सारे ऐसे जो एआई प्लेटफॉर्म्स हैं ये है। अब ये आपको मना नहीं कर रहे किसी भी काम के लिए, आपकी ये हैबिट में आ गया आप कि भाई मैं कुछ बोलूंगा तो मुझे करना ही है, उसका रिजल्ट मुझे चाहिए ही है, ठीक है। इसको और आसान भाषा में समझो। पहले ना आप देखना कि जब आप थोड़े से छोटे रहे होगे 10वीं 11वीं में या फिर जब आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में रहे होगे तो आप 40 to 45 मिनट का जो वीडियो है ये आराम से देख लेते होंगे। फिर YouTube ने इस एल्गोरिथम को समझा होगा और उसने रील का ऑप्शन दिया, ठीक है।
शॉर्ट वीडियोस का ऑप्शन दिया। आज यदि आप देखोगे तो 1 मिनट की रील आती है और 1 मिनट की रील में जिसने टू द पॉइंट बात की आप उसको देखते हो, अदरवाइज नहीं देखते। बात समझे ये क्या हो रहा है। और इसीलिए यदि आप देखो तो मेरे वीडियोस उठाकर देखना कभी कि लॉन्ग वीडियोस में मेरे व्यूज बहुत तेजी से पिटते हैं। वाई? क्योंकि लोग कहते हैं कि अरे यार यदि इतनी देर बैठना मैं ऑनलाइन क्यों बैठूं, मैं क्लास में जाके बैठ जाऊंगा। स्क्रीन टाइम इतना कम हो गया है। इसका मतलब ये नहीं कि जाकर रजाई के अंदर दुबक के ये स्क्रीन टाइम बढ़ा लो अपना, नहीं। एक्चुअली में आपका जो पेशेंस लेवल है, साथ में किसी चीज को बैठकर उससे ज्ञान अर्जन करने की जो क्षमता है, यानी कि कंसंट्रेशन पावर, ये धीरे धीरे कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि हर चीज का जो सॉल्यूशन है ये इजीली मिल रहा है। बात समझिए। तो इसके कारण जो मेहनत करने की काबिलियत है ये कम होने लगती है, किताबों को पढ़ने की क्षमता कम होने लगती है ना। और इसीलिए हाथ में घड़ी पहनने के बाद भी यदि कोई टाइम पूछ लेता है तो मोबाइल निकाल के बताओ ये क्या है। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड तो ये है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि भाई काम इतना आसान हो गया है, सब हम घिरे हुए हैं उससे। तो इसीलिए जरूरी होता है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करो, नेट का यूज करो, क्योंकि नहीं करोगे मतलब कि समय में आप पीछे जा रहे हो। कई लोग बोलते हैं ना कि भाई पढ़ने के लिए हम मोबाइल त्याग देंगे। अरे मोबाइल रखना चाहिए। मैं सही बताऊं कि ना, यदि आज के टाइम में, जैसे मैंने 2016-17 के आसपास मोबाइल रखना छोड़ दिया था कि नहीं रखूंगा मैं, ठीक है। जब मैं अपना पहला यूपीएससी अटेम्प्ट दिया था मैंने मोबाइल त्याग ही दिया था, रखा ही नहीं था 9-10 महीने, भाई नहीं रखूंगा। और नहीं रखा था, फिर प्रिलिमिनरी एग्जाम के बाद उठाया, उस टाइम में चल गया, ठीक। क्यों? क्योंकि 2016 के आसपास नया नया जियो आया था। यदि आप देखोगे आज ये नहीं चल सकता, ठीक है। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि आज के टाइम में उससे कंपटीशन बहुत हद बढ़ गया है, लगभग दुगना कंपटीशन हो गया है, चीजें बहुत ज्यादा इजी हो गई हैं। तो जो चीज आप विदाउट मोबाइल 10 घंटे में कवर करोगे वो आप विथ मोबाइल 1-1.5 घंटे में कवर कर सकते हो। तो यदि आपको स्मार्ट स्टडी करनी है तो उसकी जरूरत पड़ेगी। तो कई लोग जो ये कहते हैं ना कि सर हम मोबाइल को ही हटा देंगे तो हमारा ध्यान नहीं भटकेगा, ये सबसे बड़ी गलती है। एक्चुअली हटाने की जरूरत नहीं है। आप मोबाइल का यूज कैसे कर रहे हो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कैसे कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्यों? क्योंकि ये काम कैसे करता है? ये काम करता है जैसे आप इसको इंस्ट्रक्शन देते हो। आप जैसी चीजें सर्च करोगे, आप जैसा इंस्ट्रक्शन दोगे, जैसे इंस्टाग्राम इस पर वर्क नहीं करता, ये एल्गोरिदम ही अलग है, सोशल मीडिया इस पर वर्क नहीं करता, यूट्यूब को छोड़कर। बाकी यदि आप जैसे इंस्ट्रक्शन इसको देते जाओगे ये वैसा कंटेंट आपको देते जाएगा। ये आपको पड़ता है कि मेरा जो ऑनर है या फिर मेरा जो ऑथर है ये मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन रख रहा है। बात समझिए। जैसे मेरा जो एआई है ये मेरे साथ इतना ज्यादा ट्रेंड हो गया है, इतना ज्यादा ट्रेंड हुआ है कि मैं कुछ भी पूछता हूं उसका आंसर ये ज्योग्राफी और पॉलिटी में जोड़ के देता है कि इसका ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट ये हो सकता है और इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट ये हो सकता है। क्यों? भले ही मैं नई स्लाइड खोलूं। वाई? क्योंकि इतना ज्यादा इससे उसी टॉपिक पर बात की है कि मुझे समझ गया है पूरा का पूरा कि ये चाहता क्या है। हाँ, मेल अकाउंट यदि मैं दूसरा कर लेता हूं तो फिर मुझे दोबारा से ट्रेन करना पड़ता है। बट यदि मेल अकाउंट मेरा ऑफिशियल है जिससे मैं चलाता हूं ये, तो वो मुझे पूरा समझ चुका है कि यदि ये कुछ पूछ रहा है तो उसका आंसर क्या देना है। बात समझिए। कंटेंट से रिलेटेड सामान्य क्वेश्चन है, कंटेंट से रिलेटेड कि किस प्रकार का कंटेंट चाहता है, समझ रहे हो आप। तो ये वैसे ट्रेंड होता है, ये वैसे काम करता है जैसे आप इसको इंस्ट्रक्शन देते हो और जैसे आप इससे बातचीत करते रहते हो। बात समझिए। तो यहां पर बात समझना कि एक्चुअली में भारत में जो एआई है इसका जो यूज है ये प्रवर्तन में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रवर्तन? कोई बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रवर्तन क्या है? यानी कि जो न्यायिक काम होते हैं, जो पुलिस से संबंधित काम होते हैं, उसमें इसका यूज होना, ठीक है। प्रवर्तन, ठीक है। तो अब आप प्रवर्तन निदेशालय नाम सुना है? प्रवर्तन निदेशालय, ईडी है ना, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है ना, सुना है ना, प्रवर्तन। बात समझिए। यानी कि न्यायालयों में, पुलिस में, केसेस में, किसी केस को सॉल्व करने में, सस्पेक्ट को ढूंढने में, ये तमाम प्रकार की चीजें किस में आएंगी? प्रवर्तन में आएंगी। बात समझिए। तो इसमें एआई के यूज को लेकर ये तमाम प्रकार की बातें की गई हैं। जैसे कि आपने एक बात सुनी है कि भाई अक्सर क्राइम होने के बाद पुलिस आती है। अब मैंने आपको पॉलिटी पढ़ाई है, आप मुझे बताओ कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है कि हर बार क्राइम होने के बाद ही पुलिस आती है? क्राइम होने के बाद है ना। हाँ, ये बॉलीवुड ने थोड़ा सा बेवकूफ बनाया है हमको कि
पुलिस हर बार तो देर से आती है, अरे पहले आ जाएगी तो वो भगवान नहीं हो जाएगी क्या? याद रखना ये सही होने वाला है ऐसा लगता है क्या? हाँ ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, नहीं होगा। ये आपने मैच किया है मैम ना, बॉटल और वो बॉटल और देखो हाँ होता तो मैं भी एक मंगा लेता, फिर चलो आ गया। देखिएगा सुनिए, तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट होता है ना, कहा जाता है कि इसकी शुरुआत ही यहीं से होती है कि यदि एआई का सही तरीके से यूज हो और एआई को हम इस हिसाब से ट्रेंड कर दें कि भाई जो सीसीटीवी कैमरेज होते हैं उसमें इसको इनबिल्ट किया जाए, उसमें इसकी फीचरिंग की जाए, तो हो सकता है कि ये सस्पेक्ट की भी पहचान करे। कैसे मैं बता देता हूं कि आपको पता है ये बात कि भाई इंडिया में जितने भी लोग हैं, ये यानी कि जो 146 ऐसा मैं लिखता हूं, 146 करोड़ के आसपास जितने भी लोग हैं, इन सभी का डेटा गवर्नमेंट के पास है। इसमें से जो भी सस्पेक्ट्स हैं इनका डेटा गवर्नमेंट के पास है। इनमें से जो भी यानी बिल्कुल बिजनेसमैन है इनका डेटा इनके पास है। किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, इन सभी का डेटा गवर्नमेंट के पास है। बात समझिए, यहां पर मेन बात निकल के आती है कि सस्पेक्ट का डेटा है, ठीक है, और सस्पेक्ट का डेटा है मतलब कि ये सब कुछ आधार कार्ड बनवाने के लिए गए होगी तो आपका जो आई रिकॉग्निशन है ये हुआ होगा, आपका जो थंब या फिर फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन है ये हुआ होगा। बना है ना सबका आधार कार्ड? कोई यहां पर बैठा तो नहीं है आप प्रवासी भारतीय? पक्का? चलो आ गया है। हमजा तो नहीं है यहां पर कोई पाकिस्तान वाला? ठीक, यहां पर काम नहीं है बेटा, एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पर याद रखो कि एक्चुअली में ये तमाम प्रकार के जो रिकॉग्निशन है इसमें काम आते हैं। दैट मींस जस्ट अ सेकंड, देखिएगा। हाँ तो यहां पर याद रखना कि ये जो सीसीटीवी कैमरेज होते हैं और ये तमाम प्रकार की जितनी भी चीजें होती हैं इसमें एआई का यूज ऐसे कि भाई इसका जो डेटा है यानी कि जितने भी लोग हैं उनका डेटा गवर्नमेंट के पास है। किस व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा है, कौन व्यक्ति सस्पेक्ट है, कौन व्यक्ति किस यानी जॉब प्रोफाइल से जुड़ा हुआ है, ये पूरा डेटा है। साइकोलॉजी भी ये कहती है कि क्रिमिनल की यदि आप फिजिकल अपीयरेंस देख लें, यदि आपको उसका मालूम हो कि भाई इसका चाल चलन कैसा होता है, तो आप क्राइम होने से पहले उसको पहचान सकते हैं। बात समझे? साइकोलॉजी में पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूं कि एक्चुअली में ना जो पुलिस है, पुलिस को साइकोलॉजी बहुत अच्छे से आती है। पुलिस पहचान जाती है कि भाई कौन व्यक्ति नॉर्मल है, कौन व्यक्ति क्रिमिनल है और कौन व्यक्ति थोड़ा सा सस्पेक्ट किस्म का है। ये जब भी तो पुलिस क्राइम होने से पहले कई बार पकड़ लेती है कि यार ऐसा ऐसा हमको डाउट हो रहा था। तो ये डाउट कैसे होता है? क्योंकि उनको ये सिखाया जाता है ना। इसी प्रकार से यदि आप सोचो कि यदि ये एआई को सिखा दिया जाए, अब पुलिस हर जगह तो नजर रख नहीं सकती कि हर बार कुछ भी होता है पुलिस को ब्लेम। तो यहां पर याद रखना कि एक्चुअली में ये जो प्रवर्तन बोला गया है, अब एक एक करके हम आएंगे। सबसे पहले पुलिस में, तो प्रवर्तन के बारे में यहां पर जो बोला गया है कि भाई पुलिस की मदद के लिए इस प्रकार से एआई आ सकता है कि ये जगह जगह पर जो कैमरे लगे हुए हैं, जैसे दिल्ली में जाओगे हर यहां पर कैमरे मिलेंगे, यहां पर यदि आप जाओगे तो सिग्नल्स पर आपको कैमरे मिलेंगे। तो ये जो कैमरे लगे हुए हैं ये एक्चुअली में फेस रिकॉग्निशन करें, फेस के आधार पर ये पता लगाएगा कि भाई क्या कोई व्यक्ति सस्पेक्ट तो नहीं है, क्या कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही है जो कि समाज के लिए खतरा है। यानी कि कुल मिलाकर इसमें जो डेटा इनबिल्ट है
उस डेटा को एनालाइज करेगा, ये उस डेटा के आधार पर ये एक पैटर्न तैयार करेगा और उस पैटर्न के आधार पर ये पुलिस को बताएगा कि भाई यहां पर जैसे एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कि धनास में ना ऐसे मैंने एक पैटर्न देखा था कि पर्सन आते हैं, राउंड लगाते हैं। एक पैटर्न होता है ना कि जैसे यदि किसी घर में किसी चोर को चोरी करनी होती है तो ऐसा थोड़े ना कि एक दिन रात में उठा, रात में उठने के बाद ये छलांग मारा और चोरी करके आ गया, नहीं। ये पैटर्न दिखता है कि भाई आपको मालूम चले कि एक अननोन पर्सन डेली कॉलोनी में आ रहा है, ठीक है, डेली कॉलोनी में आकर ये पूरी कॉलोनी में ताका झाकी कर रहा है। तो वो पर्सन एक्चुअली में कुछ काम नहीं है, उसको मालूम है कि यहां पर मैं आऊंगा, मैं ताका झाकी करूंगा, किसी को किसी से मतलब है नहीं, कौन कितने बजे घर में रहता है, कौन कितने बजे घर में नहीं रहता, कहां पर महिला अकेली रहती है, कहां पर पुरुष अकेला रहता है, या कहां पर वृद्ध अकेला रहता है, कहां के लोग तेज है, कहां के लोग सीधे हैं, ठीक है। तो एक पैटर्न नोटिस करेगा कि यहां पर ना एक बूढ़ी सी महिला रहती है, बहुत सीधी है, दरवाजा खोलने बोलो आराम से दरवाजा खोल देती है, किसी पर भी आराम से ट्रस्ट कर लेती है, इतने बजे ये बाहर निकलती है, इतने बजे ये बाहर नहीं निकलती, और रात में इसके यहां कोई नहीं रहता। तो ये पैटर्न वो नोटिस करेगा और पैटर्न नोटिस करने के बाद वो क्या करता है, वो चोरी करता है, अपना एक्शन लेता है। या फिर कोई भी क्राइम हो तो यही है, ये पैटर्न नोटिस किया जाता है। वही क्राइम यदि है तो क्राइम को एग्जीक्यूट कैसे किया जा सकता है, ठीक है। ये पैटर्न पुलिस भी नोटिस करती है कि यार जैसे मेरे पिताजी से रियल लाइफ एग्जांपल यदि मैं बताऊं तो मेरे पिताजी बेमतलब को, ठीक है, जो भी कॉलोनी में एंटर हुआ उसको चिल्ला देते थे वो, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉलोनी में मालूम होना चाहिए कि यहां पर इस घर में एक व्यक्ति रहता है जो थोड़ा सा क्या है, अटैकिंग है, थोड़ा सा प्रोएक्टिव है ये, ठीक है, सोशली भी और प्रैक्टिकली भी। तो कई बार देखना बूढ़े लोग फ्री में चिल्लाते हैं, ठीक है, सामने खड़ा हुआ कोई व्यक्ति है, यानी यूपी बिहार में तो ये बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज कि वहां पर जो क्राइम है ये बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपने देखा होगा कि वहां पर कई बार फ्री में चिल्लाना और ये सब होता है। क्यों? क्योंकि वो वहां पर जो सस्पेक्ट्स रह रहे हैं वो उनको बताते हैं कि आप यहां पर आ रहे हैं, ठीक है, आप यहां पर आ रहे हैं, यहां पर आप मत आइए, ताकि क्राइम जो होने वाला है, ट्रिगर होने वाला है, यानी कि जो रैकी का नाम सुना है, जो रैकी की जा रही है वो रैकी विफल हो जाए। बात समझिए। तो यदि मैं बात करूं तो ये पैटर्न होता है पूरा, ठीक, सिंपल वर्ड्स में मैंने बताया। अब ये पैटर्न नेक्स्ट लेवल पर भी जा सकता है, एक बड़े से बड़े लेवल पर भी जा सकता है। इवन एक आतंकवादी हमला होने पर भी एक पैटर्न फॉलो किया जाता है। ओसा यदि वो कसाब आया था तो ऐसा नहीं है कि वो समुद्र के रास्ते से आया, मुंबई में उतरा और इसने जो नरीमन हाउस है उस पर अटैक कर दिया, नहीं, एक पैटर्न इसने फॉलो किया था। उससे पहले ये घूम के गया था मुंबई, ठीक है, उन्होंने पूरा फुटेज दिखाई थी और हमारे यहाँ की मीडिया इतनी बेवकूफ कि वो दिखा रही थी पूरी कि ये देखो यहां से ये एंटर कर रहे हैं, है ना, और वो पाकिस्तान से बैठे बैठे गाइड कर रहा था वहां जो ताजमहल में एंटर हुए थे कि भाई यहां से ना फोर्स आ रही है, उसको अटैक कर लो। शायद आपको ये बात पता होगी, नहीं पता तो जाकर इसकी डॉक्यूमेंट्री देखना। आप लोग ना भारतीय मीडिया को गाली दोगे कि भाई क्या बेवकूफ मीडिया है ये। खैर आते हैं टॉपिक पर। तो याद रखना ये पैटर्न होता है। अब जब एआई में आप ये पैटर्न इनबिल्ड करोगे कि भाई ऐसा टाइप है, और यदि मान लीजिए एआई ने ये पैटर्न पहचान लिया कि सर धनास में ना ये एक पैटर्न देखा गया था, उसके बाद एक मर्डर केस सामने आया था, डब्बू माजरा में एक ऐसा पैटर्न देखा गया था जिसके बाद एक चोरी का केस सामने आया था, एक ऐसा पैटर्न देखा गया था जिसमें एक लड़की किडनैप हो गई थी, तो ये पैटर्न इसने पकड़ लिया कि ये पैटर्न होता है। और यदि वो पैटर्न कहीं पर रिपीट हो रहा है, अब एआई तो पूरा कनेक्ट है, वो पूरा पैटर्न चला गया। अब यदि वो उसको लगता है कि यार यही पैटर्न किसी अलग एरिया में फॉलो किया जा रहा है, तो वो किसको एंड करेगा? पुलिस को, कि ऐसा पैटर्न यहां पर देखा गया है, आप जाइए और इस व्यक्ति से पूछताछ कीजिए, फेस रिकॉग्निशन मैंने किया है, यह फेस। बात समझिए। तो क्राइम एग्जीक्यूट होने वाला था, उससे पहले एआई ने पुलिस को बता दिया, और पुलिस को बताया तो पुलिस ने एक्शन ले लिया। पर इसके लिए जरूरी है कि पुलिस भी एक्शन ले और पुलिस को भी इसके बारे में नॉलेज हो। तो इसको कहा जा रहा है कि एक्चुअली में अपराध होने से पहले जहां पर पुलिस नहीं पहुंच सकती थी, अब यदि एआई का अच्छे से एग्जीक्यूशन किया जाए, अच्छे से यूज किया जाए, तो हो सकता है कि पुलिस अपराध होने से पहले भी उच्च स्थान पर क्या हो, पहुंच जाए, यानी कि क्रिमिनल को पकड़ना, साथ में जो मिसिंग पर्सन है इसको ढूंढना, और इन सब चीजों में, है ना। इसको कहा जाता है एआई सर्विलांस, यानी कि एक तो हुआ फेस रिकॉग्निशन, डेटा प्रोटेक्शन, और साथ में एआई सर्विलांस, यानी कि एआई के थ्रू जानकारी जो सुरक्षा है ये प्रदान करना। बात समझे। इसी में आता है प्रेडिक्टिव पॉलिसिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेडिक्टिव पॉलिसिंग? तो आगे आना, प्रेडिक्टिव पॉलिसिंग का मतलब ये हुआ कि यदि मान लीजिए एआई के पास वो पूरा, जैसे पुलिस थानों में
जितना भी डेटा है, जितना भी डेटा पुलिसिंग में एआई, चलो ठीक है, ये तो ठीक है। प्रेडिक्टिंग एफआरसी, ये जो फेस रिकॉग्निशन के बारे में है, यानी कि चेहरे की पहचान करने के बारे में, जो संचालित निगरानी है, व्यवहार विश्लेषण, ड्रोन एकीकरण और रियल टाइम अलर्ट, जो मैंने अभी पैटर्न के बारे में बताया। सॉरी, हाँ हुआ है, ये फॉरेन कंट्रीज में हुआ है, यूएस में ये हो रहा है। ठीक है, यूएस में यदि आप देखोगे तो ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी मैंने बताई ना, ड्रोन टेक्नोलॉजी यूएस में चलती है, फ्रांस में चलती है, कई यूरोपियन कंट्रीज में ये चल रही है। सर अभी मुझे सुनने में आया था, मतलब मैंने पता किया था इस चीज से, हाँ। जब ये किसान आंदोलन चला था, जो लोग हीट कर रहे थे फोर्स को, तो क्या कहते हैं, जो होम अफेयर्स वाले होते हैं ना, हाँ, उन्होंने क्या करा, ड्रोन छोड़ जैसे दुबई में ये चला है पुलिसिंग में रोबोट, कि वहां पर आपका जो चालान है ये पुलिस अब नहीं काटेगी, आपको रोकना होता बंद कर दिया दुबई में। ठीक है, ये रोबोट चल रहा है, ये क्या करे, जैसे यहाँ पर देखा होगा ना कि कैमरा लेके खड़े रहते हैं पुलिस वाले, ठीक, खड़े रहते हैं, गार्डन में नहीं खड़े रहते, रोड में खड़े रहते हैं। ठीक, तो बीच में भी मिल जाते हैं सर। हाँ, बीच में भी मिल जाते हैं, गार्डन ऐसे ऐसे खड़े रहेंगे, छुप के, ऐसे आएंगे। छुप के, वो हो गया, कट गया। हाँ, कोई बात नहीं, गार्डन में भी लगवा देंगे मैम। ठीक, अभी रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक, बाद में बात करते हैं, देखिएगा क्या। बाद में क्या, जो इंसल्ट है वो ग्लोबली नहीं होनी चाहिए ना, ग्लोबली नहीं होना है। ठीक, चलो आगे आते हैं। तो यहां पर क्या बता रहा था मैं, हाँ, तो जैसे आपने देखा होगा कि चंडीगढ़ में मोबाइल लेकर चलते हैं, दुबई में अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। दुबई में क्या हो रहा है कि बस वो रोबोट खड़ा हुआ है, ऐसे जाना यूट्यूब पे देखना, वो रोबोट खड़ा हुआ है, वो ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये क्या है, भाई जो भी गाड़ी इतने किलोमीटर पर आवर से, वो तो पहचान रहा है सबको, वो तो सब कुछ रिकॉग्नाइज कर रहा है। मान लो स्पीड लिमिट है 80 किलोमीटर पर आवर, उससे कम चलो कोई दिक्कत नहीं, पर इससे ज्यादा यदि आप चल रहे हो तो वो रिकॉग्नाइज कर रहा है। देखा, उसने फोटो ली, मान लो नंबर नहीं भी है गाड़ी में, आपका फेस तो है ना, ठीक, फेस को रिकॉग्नाइज करेगा और वो भेज देगा चालान। ठीक है, चालान ऐसा वैसा नहीं आएगा, चालान आएगा कितनी आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी देह क्षमता कितनी है। ठीक है, आपकी क्षमता के अकॉर्डिंगली चालान आएगा। अनिल अंबानी का यदि चालान 1000 रुपए का काटोगे, हर चौराहे पर वो चालान कटवाएगा, हर चौराहे पर, रूल नहीं मानेगा। नहीं, अनिल अंबानी की प्रॉपर्टी कितनी है उसके हिसाब से वो फाइन लगाओ। ठीक है, ये रूल चल रहा है दुबई में, हमारे यहां इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमारे पहले मोबाइल चलाना तो सीख जाए पुलिस वाला हमारे यहाँ का। ठीक, जब ही तो वो एआई को यूज करेगा ना, वही चलाने नहीं आता, टेक्नोलॉजी से उतने ज्यादा फ्रेंडली नहीं है। और टेक्नोलॉजी से फ्रेंडली कैसे हैं, ठीक, ज्यादा हुआ गूगल मैप में रास्ता ढूंढ लिया, ज्यादा हुआ चैट जीपीटी से कुछ पूछ लिया। हमारे यहां तो जो जेनजी से ये सीखते किससे हैं, एक्सपीरियंस से। अरे जेनजी की बात छोड़ो, मैनेलिस्ट जो है वो खुद यानी एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं ना, और यदि एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं तो हमारे यहाँ तो ऐसी ऐसी रील्स वायरल हो रही हैं, इंसान गलत चीजों को ज्यादा कॉपी करता है, हमारे यहाँ रील्स ऐसी ऐसी वायरल हो रही हैं जहां पर देखो हमने एआई को बेवकूफ बना दिया, एआई को बेवकूफ बना दिया, चैट जीपीटी हो, गूगल जेमिनाई हो, देखे ना ऐसे वीडियोस कि एआई को हमने वीडियो यानी बेवकूफ बना दिया, वही कॉपी कर रहे हैं, वही एआई सीख रहा है। तो एक डेटा आया था जिसमें यह बताया गया था कि सबसे क्रूशियल यूज यदि कहीं पर हो रहा है एआई का तो वो इंडिया है, सबसे क्रूशियल यूज। ये दुर्भाग्य है कि आज भी यदि आप देखोगे आगे यही लिखा हुआ है कि भाई पुलिसिंग में रोबोट का यूज करना और साथ में जो वित्तीय अपराध है इनका पता लगाना, यानी कि जैसे वित्तीय अपराध के बारे में, हाँ, एक डेटा आया था जिसमें यह बताया गया था कि यदि सबसे ज्यादा क्रूशियल यूज ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर हो रहा है तो ये कहां पर है, ये इंडिया ही है। कि भाई इंडिया में ही आप देखोगे फालतू के काम, बिल्कुल फालतू के काम एआई से कराए जा रहे हैं, बिल्कुल फालतू के काम जो फॉरेन में, ठीक है, फॉरेन में आप देखोगे तो एआई से अपना पर्सनल एआई डेवलप किया जा रहा है, और हमारे यहां क्या है, हमारे यहां आज भी उसको बेवकूफ बनाया जा रहा है। अरे नहीं, वो वही डेटा सीख रहा है और वही डेटा वो सबको क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है। बात समझिए। वित्तीय अपराध की यदि हम बात करते हैं तो आपने कई बार ये भी सुना है कि भाई जैसे कृषक समुदाय में ये जो कंसेप्ट है ये बहुत कॉमन है कि यदि सरकार ने बोला है कि हम किसानों को लोन देंगे, ठीक है, अब किसानों को लोन देने का मतलब क्या है कि हम उनकी जो स्थिति है सुधारना चाह रहे हैं। कई बार होता ही है कि लोन लिया किसान ने, ट्रैक्टर खरीद लिया, लोन नहीं चुका पाए,
लोन नहीं चुका पाने पर सरकार ने एक स्कीम निकाल दी कि भाई आपका लोन माफ हो जाएगा। चलो लोन माफ हो गया, एक बार अपने नाम पे ले लिया, एक बार वाइफ के नाम पे ले लिया, वाइफ के नाम पे वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर माफ हो गया, हमारे नाम का, हम किसान है उसके नाम पर माफ हो गया। तो ये आप एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो ना। तो ये पैटर्न है, ये एक प्रकार का। किस एरिया में ये पैटर्न ज्यादा फॉलो किया जा रहा है ये भी एआई समझेगा, ठीक है, और उसके हिसाब से किसको ज्यादा जरूरत है किसको कम जरूरत है इसकी निगरानी करेगा। दूसरी बात है कि कई बार आपने ये महसूस किया होगा कि हरियाणा से कौन है, कौन है, हाँ हाँ एक बार बंगाल बोला, एक बार मेरे मदर बंगाल से क्या क्या मदर बंगाल से हैं सर। नमस्ते बोलना, कुछ करते तो नहीं हो पक्का? और जो डैडी वो हरियाणा से। तो इतना लंबा मतलब 2 साल हो गया। लव मैरिज होता है, लोगों को होता है। आ गया, ओह मैम यहाँ देखो चलो यहां पर देखिएगा। तो यहां पर याद रखना है कि जैसे यदि आपने कई बार सुना होगा कि लोग लोन पर मोबाइल गाड़ी ये सब ले लेते हैं, चुका नहीं पाते भले ही बैंकक्रप्ट हो जाए, यानी कि उनका जो क्रेडिट रेट है ये कहां चले जाए, ये गर्त में चले जाए, वो चुकाएंगे नहीं। खास कर ये टेंडेंसी ये हरियाणा में ज्यादा पाई जाती है। इसलिए मैंने पूछा कि मेरा हरियाणवी दोस्त था, वो क्या करता है, वो मैरिड है, मैंने उससे पूरा यार भाई आपने लोन नहीं चुकाया, 1.5 लाख आपने लोन लिया था, आपका क्रेडिट तो खराब हो गया। कहते मेरा क्रेडिट खराब हुआ तो क्या, मेरी वाइफ का तो है, यानी वाइफ का भी खराब करेगा वो। मैंने कहा यदि मान लो उसका भी, कहते पापा घर में इतने लोग हैं, किसी ना किसी के नाम पे लोन ले लेंगे, चुकाएंगे नहीं। आप सोचो कि टेंडेंसी क्या है। ये तो ऐसा भी एक पैटर्न चल रहा है, इसको भी ये रिकॉग्नाइज करेगा। ये सबको, यानी कि ये जो साझेदारी है उसमें ये जो भागीदारी है ये अपनी निभाएगा। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये द हिंदू में भी अभी आया था कि ना कोविड के बाद से आपको ये देखने के लिए मिला है कि ऑनलाइन हियरिंग होने लगी है। ऑनलाइन हियरिंग मतलब समझ गया ना क्या, माय लॉर्ड ये वो पूरा ऑनलाइन होने लगा है। ये मैटर सुलझाना, ये जो भाषा है ना, ये भाषा शैली यूपीएससी में यूज मत करना कि जितने भी मैटर हैं वो सुलझाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज हो रहा है ना। जितने भी अपील है, अपीलीय अदालतों की जो ऑनलाइन कार्यवाही है, इस टाइप की जो भाषा शैली है, ये मैटर दिखा दिया ना, आप यूपी बिहार से हो ठीक, मैटर हो गया है। चलो आ गया, कोई बात नहीं, हेरिडेटरी है, हमें नहीं जाता इतनी आसानी से, ठीक है। तो यहां पर याद रखो, जैसे एक एडिटोरियल आया था, अभी मैंने कुछ दिन पहले कवर कराया कि जितने भी हमारे यहां अदालतें हैं उनमें अभी भी ये जो फाइलिंग वर्क है ये किया जा रहा है। फाइलिंग वर्क मतलब कि आज भी लोग फाइल लेकर कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। ये नदर्न स्टेट्स में भले ही नहीं हो रहा है, यानी कि जो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, यहां पर अभी नहीं किया जा रहा है। बट यदि आप देखोगे तो यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, यहां पर आज भी लोग फाइलों पर भरोसा करते हैं। अरे ये है ना, इसमें रखो ना डेटा, क्या जरूरत है। जैसे मैं सही बताऊं कि कोविड के बाद ना मैं क्लास में कॉपी किताब लेके जाता था, मैं कॉपी किताब लेके अब जाता ही नहीं हूं। आपने मुझे रेयर केस में देखा होगा कि मैं कॉपी किताब कभी लेकर आऊं, जब मुझे नोट्स लिखवाना होता है जब मैं लेकर आता हूं, नहीं तो ये सब कुछ है ना इसमें है ना। तो ये क्यों, तो टेक्नोलॉजी का यूज करो ना, जब दी है टेक्नोलॉजी तो उस सुविधा का यूज करो। क्यों आज भी आपको बंडल में लेकर जाना है ये सब। स्टूडेंट लाइफ में कॉपी किताब ही सब कुछ है, ये ऑनलाइन नहीं हो सकता, बिकॉज कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, कॉपी पेन में। तो आपको कॉपी पेन में नोट्स बनाना पड़ेगा। बात समझ में आई। तो याद रखना, एजुकेशन में, न्यायिक कार्रवाई में, इन सभी में इनका जो यूज है ये होना चाहिए। अब यहां पर कुछ जो मामले हैं उनकी स्टडी की गई है, इसको याद रखना कि दिल्ली में जो सिक्योर या फिर प्रोटेक्टिव अर्बनाइजेशन है, जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन है, उसके लिए कई जो सर्विलांस है वो निकाले गए हैं। पुलिस में यदि आप देखोगे तो त्रिनेत्र ऐप यूपी में लॉन्च किया गया है। हाँ, क्या है ये त्रिनेत्र ऐप, नाम सुना थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा ये पूरा नाम है त्रिनेत्र ऐप। ठीक है, महाराष्ट्र में जो अरे नाम है भाई, त्रिनेत्र एप्लीकेशन है यार। हाँ,
बिल्कुल ये लिखा हुआ है, चेहरा पहचान और आपराधिक डेटाबेस पर आधारित एक एप्लीकेशन है जिसका उपयोग यूपी पुलिस फील्ड अधिकारी संदिग्धों की पहचान करने और मौके पर आपराधिक रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। मैं बताऊं क्या है इन सिंपल वर्ड्स की, वो जो आप गाड़ी पकड़ाती है, मेरी गाड़ी पकड़ाई थी 45 में, ठीक, तो उसके बाद करता क्या है पुलिस वाला, फोटो लेता है, फोटो लेने के बाद बोलता है चालान घर पहुंच जाएगा, बोलता है ये, फोटो लेते हैं, फोटो लेने के बाद देखते हैं कि वो पेपर दिखाओ, गाड़ी आपकी यहाँ, ये तो ये क्या है, ये ऑनलाइन है ना, ये त्रिनेत्र एप्लीकेशन का यही काम है, बात समझी, यही काम है त्रिनेत्र एप्लीकेशन का। क्या नहीं नहीं, हाँ यानी उन्होंने उसको सिंप्लीफाई कर दिया त्रिनेत्र को। हाँ जी, चोर चोर मतलब चोर था ना, चोरी करके भाग रहा था, हाँ, उसको गोली मारी किसने मार दी? पुलिस। अच्छा मेरे को लगा त्रिनेत्र एप्लीकेशन मतलब ये लॉ एंड ऑर्डर को बताता है ना, कितनी अच्छी बात है, ऑन द स्पॉट न्याय, कोई दिक्कत ही नहीं तो विलंब भी नहीं होगा, न्याय कितने जल्दी मिला उसको। देखो आपका हिसाब थोड़ी देर बाद समझेंगे, अभी अपन पढ़ लेते हैं, ठीक। हाँ तो यहां पर याद रखना, अब जैसे भारत में ये तमाम प्रकार के जो एप्लीकेशन है ये है, वर्ल्ड में यदि आप देखोगे तो आपको इस प्रकार के जो एप्लीकेशन है, यानी कि यूनाइटेड नेशन में क्या है, यूनाइटेड किंगडम में क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या है, चाइना में क्या है, दक्षिण कोरिया में क्या है, और नॉर्थ कोरिया का तो आप जानते ही हैं क्या है, क्या है नॉर्थ कोरिया में क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है, वहां पर हो ही नहीं सकता, अपराध करके बताओ, बस सीधे खत्म। बस 3 पीड़ित, ठीक है, क्या, एक सेकेंड रुकना, ठीक है, इसके बाद यहां तक क्या, सिंपल टॉपिक, बहुत बहुत सिंपल टॉपिक, कोई मेरे को आप लोगों ने वो पढ़ा है ना मेरे से, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ा है ना पढ़ा है ना, चलो वेरी गुड, शानदार प्रदर्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोसाइड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोसाइड, हाँ बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोसाइड, हाँ चारों तरफ के साइड, मतलब कि चारों तरफ के सब रास्ते हो सकते हैं। चारों तरफ के रास्ते हो सकते हैं, हाँ वेरी गुड, गुड ट्राई, हाँ बताइए इकोसाइड, बोलिए आर्यन जी, वो अरे हाँ पहले तो आप वो बताओ, इनसे पहला क्वेश्चन मैंने क्या किया था, हाँ रिवर, आपने बोला था थोड़ी देर बाद बताऊंगा, तो अब बताओ, नेशनल रिवर, आप इन्होंने यही बोला था ना कि थोड़ा याद कर रहा हूं, थोड़ी देर बाद बताओ, हाँ क्या है, कुछ नहीं है, बताया भी मैंने अभी उसी टाइम बताया ना मैंने,
बता बता, हाँ तो बताओ ना क्या है। सर वर्ष सूखा कृषि वही है ना, हाँ आप देश के नीचे नहीं लिखा था वर्ष सूखा कृषि। वर्ष सूखा कृषि, वर्ष वर्ष तो आज की क्लास में डिस्कस भी नहीं हुआ, वर्ष वर्ड नहीं आया। अरे तो कम से कम वर्षा लिखा था उधर, वर्ष लिखा है। हाँ वर्षा सूखा कृषि लिखा है। आप समझ रहे हैं सर, आप क्या कर रहे हैं? नहीं सर मैं समझ रहा हूँ जो आप बोल रहे हो ना, जो मैंने समझाया वो समझ में आया? हाँ मैंने वो समझाया। पक्का समझाओ, पहला टॉपिक क्या था? सर पहले नहीं अभी पहले टॉपिक का नाम क्या था? सर भारत में वो जल की बात हुई थी, क्योंकि कौन से जल की? अंडरग्राउंड जल की बात हुई थी, क्योंकि जो भारत के जो नीचे का जो पानी है ना, जो हमारे धरती का जो पानी है वो है, मतलब उसको ज्यादा यूज करोगे ना, जैसे हम यूज कर रहे हैं आर्यन जी के यहाँ पर देखो, सर ये लगी है डॉग बाइट सर लगी है सर। हाँ सर ठीक। लगी आपको पता था? हाँ सर आपने ये बोला था कि सर हम हमारे जो भारत में 60% हम यूज करते हैं, वो भी हाँ 60% हम भारत लोग यूज करते हैं पानी को, 40% हमारा जो पानी वेरी गुड। चलो ठीक, इकोसाइड का मतलब इकोसिस्टम मत समझ लेना, नहीं मत समझ लेना, मत समझ लेना, इकोसिस्टम नहीं है ये। इकोसाइड का मतलब होता है कि कोई भी एनवायरमेंट, कोई भी एनवायरमेंट, ठीक है, किस हद तक डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है, उसको कहा जाता है इकोसाइड। ठीक, यानी कि एनवायरमेंट का बड़े लेवल पर, ठीक, बड़े लेवल पर डिस्ट्रक्शन, ठीक, विनाश, इसको कहा जाता है इकोसाइड। जैसे यदि ये बात क्यों आई है, इसका पूरा नाम है हिमालयन इकोसाइड। अलग अलग एरिया का जो इकोसाइड है अलग अलग हो सकता है। हिमालयन इकोसाइड का मतलब यह है कि यदि आपने हिमालयन रीजन में देखा होगा तो आजकल जो लैंडस्लाइड है, जो डिफॉरेस्टेशन के कारण वनों की आग है, ठीक है, साथ में जो वर्षा पैटर्न में कमी है, और नहीं वर्षा पैटर्न में जो चेंजेस हैं इसके कारण जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कमी है, साथ में यदि आप देखोगे तो और क्या क्या हो रहा है यहां पर, मानसूनीकरण सर वो स्नोफॉल का जो पैटर्न है ये चेंज हो रहा है। शिमला में 3 साल पहले तक एवरी ईयर स्नोफॉल होता था यदि मैं गलत नहीं हूं तो, और अब ये चेंज हो रहा है। तो ये हिमालयन रीजन में जितने भी प्रकार के जो चेंजेस हैं आप ही पढ़ा लो, आ जाओ। नहीं सर क्या बता रहे हो, है ना? जो बर्फ है ओले, हाँ ओले बेटा आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत गलत था। नहीं सर हमारे जो बोलते हैं हमारी भाषा में, मेरे को पता ये वो भाषा है सर हमारी इधर की भाषा की है। यूपी और हरियाणा वाले समझ गए हैं, मत बोलना ठीक। सर ओले सर हमारे क्या सर ओला बोलो उसको, ओला, ड्रॉप्स भी बोल सकते ड्रॉप स्नो ड्रॉप्स, ठीक है, कैसे हाँ ठीक है। ये सर हमारे नॉर्मल बात नहीं है, नॉर्मल नहीं है, ये हरियाणा से हैं और ये यूपी से हैं, किसी क्या कर लेंगे हैं? वो नहीं सर मैं भी मैं भी बोल रहा हूं। चलो ठीक है, आ गया हूं, लगता है थोड़ा समझे ना? चलो आ गया ना, ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया, आरएनजी होता है कई बार। ये तो यहां पर याद रखना कि जितना भी हिमालयन रीजन है वहां पर ये तमाम प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपको देखने के लिए मिल रही हैं, और इनकी जो इंटेंसिटी है ये कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई जो हिमालयन इकोसाइड है ये हो रहा है। हिमालयन इकोसाइड मतलब कि हिमालय के आसपास जितना भी एनवायरमेंट है उसका तेजी से डिस्ट्रक्शन हो रहा है। क्या कर रहे हो? तेजी से डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तेजी से उसका विनाश हो रहा है, और यहां पर जितने भी प्रकार की जो डिजास्टर हैं इन ये बढ़ती जा रही हैं। बात समझिए। अब बात समझना कि ये संकट है कहां पर, तो जितना भी हिमालयन रीजन है, जितना भी हिमालयन रीजन मतलब कि ऑल ओवर हिमालय में आपको ये संकट देखने के लिए मिलेगा। दैट मींस जम्मू कश्मीर भी आता है। जम्मू कश्मीर में यदि आपने कश्मीर वैली नाम सुना हो तो कश्मीर वैली में अभी कुछ समय पहले फ्लड आई थी, ठीक, जिसके कारण जो केसर की खेती है ये यहां पर डिस्टर्ब हुई थी। सुनी थी ये बात? कौन सा इकोसाइड है ये? हिमालयन इकोसाइड। हिमाचल प्रदेश में आपको यदि ध्यान हो तो इस साल आप ही ने मुझे बताया था, यानी पिछले साल सितंबर अक्टूबर की ये बात है जिसमें आप लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा होती है।
ये क्यों देखने के लिए मिली थी? क्योंकि वर्षा पैटर्न चेंज हुआ था। तो ये किसमें आएगा? हिमालयन इकोसाइड में। साथ में उत्तराखंड के आसपास की एक और कहानी आप लोगों ने मुझे बताई थी, न्यूज़पेपर में भी आई थी कि यहां पर फ्लड बाढ़ बहुत ज्यादा आई है। और बाढ़ ज्यादा क्यों आई है? क्योंकि लोग आए हैं और वो जो पहाड़ों का फुटहिल वाला एरिया होता है, पर्वत पदीय क्षेत्र, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बना दिया है जिसके कारण कटाव ज्यादा हो गया है। बताई थी ये बात। तो ये सब कुछ क्या है? ये हिमालयन इकोसाइड है, यानी कि अर्बनाइजेशन हो, ह्यूमन एक्टिविटीज हो, या फिर एग्रीकल्चर हो, या फिर अदर जो क्लाइमेटोलॉजिकल फिनोमेना हो, ये हो, इसके कारण हिमालयन इकोसाइड में डिस्टरबेंस आपको ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है, या हिमालयन इकोसाइड बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो गए हैं। इसके कारण याद रखना कि यदि आप 2025 में देखोगे तो लगभग 4000 से ज्यादा यहां पर जो मौतें हैं ये दर्ज की गई हैं अकेले 2025 में। बात समझे? अप्रोक्सीमेटली जो GLOF होता है, कौन बताएगा ये? वेरी गुड, क्या बात है। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहां लिखा है? अरे पढ़ा था, हाँ, किसने पढ़ा है? हाँ, नहीं। तो ये जो ग्लेशियर लेक आउटवर्ड फ्लड होती है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? ये ग्लेशियर के पिघलने के कारण बीच में एक झील बनती है। यदि मान लो ग्लेशियर ज्यादा तेजी से पिघले तो इसमें जो वाटर लेवल है ये बढ़ता है। जब वाटर लेवल इसका बढ़ जाता है तो इसके कारण जो नियर बाय का एरिया है वहां पर फ्लड आ जाती है। ये सुनने में बहुत इजी लग रहा है, बट याद रखना कि बहुत बड़े लेवल पर होती है और इसके कारण आसपास के गांव डूब जाते हैं। इसको कहा जाता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, यानी कि बादल फटना, भूस्खलन, ग्लेशियर झील के फटने के कारण जो बाढ़ आती है। ये सब कुछ कनेक्टेड है किससे? ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से। तो इसके कारण जो 70% से ज्यादा जिले हैं ये खतरे में हैं। इवन शिमला, जिसको उतना ज्यादा खतरे में पहले नहीं माना जाता था, आजकल आप देखोगे कि इसको खतरे में माना जा रहा है। जब मैं गया था घूमने तो मैंने यहाँ की एक ज्योग्राफी में बहुत इंटरेस्टिंग बात नोटिस की। ये क्या है कि शिमला पूरा पहाड़ी में बना हुआ है, पूरा पहाड़ी में। ठीक, पहाड़ी यानी उतना ही है ना शिमला जितना मैंने घूमा है, पक्का, उसके अलावा तो नहीं है। तो पूरा पहाड़ी में बना हुआ है। वहां पर एक सामान्य सा पैटर्न मैंने देखा, कोई पहाड़ है, बारिश के समय मैं गया था तो ऊपर से मिट्टी आना, धंसना, पेड़ गिरना, ये कॉमन सा इशू है वहां पर। कोई इतना सीरियसली लेता नहीं है। यदि आज से पहले आप जाओगे तो आज से पहले इतना ज्यादा, यानी कि बहुत ज्यादा सीरियस इशू था ये, आज सीरियस इशू रहा ही नहीं। यानी कि ये तो होता ही रहता है, लोग उसमें ढल गए हैं एक प्रकार से। बात समझे? तो ये क्यों हो रहा है कि भाई जो इंटेंसिटी है, जितनी भी डिजास्टर की इंटेंसिटी है, ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। यानी कि अब ये इकोसाइड क्या है, ये लिखा हुआ है इन सिंपल वर्ड। मैंने आपको बताया कि भाई बड़े पैमाने पर यानी जो विनाशकारी घटनाएं हैं ये घटित होती हैं, और ये इनसे होने वाली जो क्षति है ये अपरिवर्तनीय है या फिर अपूर्णीय है। तो इसके कारण हमारी जो प्रगति है इसमें बाधा उत्पन्न होती है। ये मानव जनित भी हो सकती है और साथ में ये प्राकृतिक भी हो सकती है। अब हिमालय इतना नाजुक क्यों है? तो सबसे पहली बात कि जहां पर आपने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा होगा वहां पर आपने अर्थक्वेक जोन्स के बारे में पढ़ा होगा, और अर्थक्वेक जोन्स के बारे में यदि आपने पढ़ा होगा तो मैंने आपको ये बताया था कि जो अर्थक्वेक जोन है उसमें 4 और 5 में ये काउंट किया जाता है। दैट मींस ये सेंसिटिव और अल्ट्रा सेंसिटिव एरिया में आता है। और इसका मेन कारण क्या है? ये क्या है? ये प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, इसके कारण ये सेंसिटिव और अल्ट्रा सेंसिटिव में काउंट किया जाता है, जिसके कारण। और दूसरा है कि हिमालय युवा वलित पर्वत है, यानी कि यंग फोल्डेड माउंटेन है, जिसके कारण यहां पर अर्थक्वेक जैसी घटनाएं होती हैं। साथ में क्लाइमेटोलॉजिकल फिनोमेना तो यहां पर आएगा ही आएगा। इसके कारण भूकंप जैसी घटनाएं घटित होती हैं, और भूकंप जैसी घटनाएं मेनली किस हिमालय में ओरिजिनेट होती हैं? तो जो लेसर हिमालय वाला सेक्शन है वहां पर। और इसीलिए लेसर हिमालय में जो भी रेंज जाती है या फिर जो भी सिटीज आपको डेवलप देखने के लिए मिलेगी, वहां पर तमाम प्रकार की जो डिजास्टरेबल कंडीशंस हैं ये आपको ज्यादा देखने के लिए मिलती हैं। साथ में यहां पर जो ग्लेशियर्स हैं ये वो ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज ये पिघलते हैं, और इनके पिघलने के कारण नदियों का जो वाटर लेवल है ये बढ़ता है, और नदियों का वाटर लेवल बढ़ने के कारण जब ये पानी वैली से या फिर घाटियों से बाहर आता है तो कई बार ये ओवरफ्लो हो जाता है, और इसके कारण इनके आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो भी बाढ़ की कंडीशन आने पर या फिर तमाम प्रकार की जो अदर एक्टिविटीज हैं वो आने पर प्रभावित होते हैं, और ये माइग्रेट नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उनका पूरा जो जीवन यापन है ये इसी के आसपास चल रहा है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो हिमालयन इकोसाइड है ये थोड़ी सी एक्टिव हो रही है आजकल। बात समझे?
जलवायु परिवर्तन आपको पता है कि भाई जो आईपीसीसी है, पता है ना इसके बारे में, है ना, आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये जलवायु परिवर्तन, अंतर सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल कहां पड़ा था? डिजास्टर मैनेजमेंट में। वेरी गुड। कब बना था ये इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज? कब बना था? मुझे भी नहीं पता, मुझसे क्या पूछ रहे हो? 88 के आसपास बना था शायद, सर्च करो। 88। हाँ हाँ, मैंने भी वही बोला था, बोलना नहीं, मैंने गलत बोला था। हाँ चलो आ गया। चलो यहां पर देखिएगा कि इसके कुछ और महत्वपूर्ण कारण हैं, जैसे कि एक तो जलवायु परिवर्तन है ही, जलवायु परिवर्तन के बाद मानव जनित गतिविधियां, इनको आप एक बार देख लो। उत्तराखंड का वो इंसिडेंट देखा था 2023 या 24 में हुआ था, जिसमें कुछ मजदूर फंस गए थे टनल बनाते हुए। ये क्यों हुआ था? क्योंकि वो टनल बना रहे थे, पहाड़ में पूरा पूरा यानी ये छेद कर रहे थे, ऊपर का जो यानी अपर जो पार्ट था ये धंस गया था। तो ये क्या है, इसके कारण वहां पर भूकंप भी आया था। तो ये क्या है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज है ना, ये एंथ्रोपोजेनिक रीजंस हैं जिनके कारण जो हिमालयन रीजन है वहां पर ये तमाम प्रकार की एक्टिविटीज आपको देखने के लिए मिल रही हैं। ठीक है, भूकंप आया जिसके कारण जो कंस्ट्रक्शन है ये तो डिस्टर्ब हुआ, साथ में जो वहां के लोकल लोग हैं उनका आवाजाही भी डिस्टर्ब हुई, उनका जो एनवायरमेंट है ये भी डिस्टर्ब हुआ। साथ में दूसरी बात कि जब हम एनवायरमेंट के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने ये बताया था कि प्लेन एरिया के, पेनिनसुलर इंडिया के लोगों ने कभी बर्फ तो देखी नहीं होती, बर्फ को देखने के चक्कर में ही जाते हैं, घूमते हैं, हंसेगा कोई नहीं, ठीक, जाते हैं, ये घूमते हैं ये घूमते हैं, और इसके कारण वहां का, आप चलो यदि कोई व्यक्ति जा रहा है और चुपचाप घूम कर आ रहा है तो ठीक है, बट एक्चुअली में वहां का एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करना कि बस वहां के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं, ये तो सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, बिकॉज दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, यानी कि पर्यटन क्षेत्र हैं और पर्यटन क्षेत्रों को सुरक्षित करना ये अकेले लोकल लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, ये पर्यटकों की भी जिम्मेदारी है। दैट मींस टूरिज्म के कारण भी, अब टूरिज्म ज्यादा होता है तो डिफॉरेस्टेशन भी ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो होटल मैनेजमेंट या फिर होटल जो सेक्टर है ये भी बिल्ट होता है, अदर जो सेक्टर्स हैं ये भी बिल्ट होते हैं। दैट मींस रोड कंस्ट्रक्शन हो, ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन हो, हाइड्रो पावर प्लांट हो, टनल बनाना हो, या फिर जो फ्लड प्लेन एंक्रोचमेंट हो। फ्लड प्लेन एंक्रोचमेंट का मतलब ये होता है कि नदी के आसपास ये जो होटल वगैरह डेवलप होते हैं ये बना लेना। इसको एनक्रोचमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जहां पर भी टूरिज्म बढ़ता है ना वहां डिफॉरेस्टेशन तो होता ही है, साथ में अक्सर जो मैनेजमेंट है ये वहां पर ज्यादा डेवलप होता है कि ये देखो यहां से ना हिमालयन व्यू आपको देखने के लिए मिलेगा, यहां से रिवर व्यू आपको देखने के लिए मिलेगा, यहां से सी व्यू आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि सबसे ज्यादा एक्सपर्ट यही एरिया होते हैं। बात समझिए। और इसीलिए जो वहन क्षमता, हाँ वहन क्षमता के ऊपर भी यदि हम बात करें तो एवरी ईयर केदारनाथ में कई ऐसी प्लेसेस हैं जो मेनली टूरिज्म के लिए फेमस हैं, और कई धार्मिक प्लेसेस ऐसी हैं जहां पर लोग धार्मिक दृष्टिकोण से जो जाते हैं, बड़े याद रखना धार्मिक दृष्टिकोण के अलावा यहां पर लोग एज अ टूरिस्ट ज्यादा जाते हैं। जैसे केदारनाथ टेम्पल, केदारनाथ टेम्पल चारनाथ धाम में शामिल है। ये बहुत यानी प्योर प्लेस, बहुत रिस्पेक्टिव प्लेस है। लोग अक्सर क्यों जाते हैं वहां पर कि भाई मेरे साथ का एक पर्सन जा रहा है, या फिर मैंने कोई इंस्टाग्राम रील देख ली है जिसमें लोग चारधाम ये जो केदारनाथ टेम्पल के सामने ऐसे हाथ रख के या फिर हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। उनका ध्येय वहां पर जाकर भगवान के दर्शन करना है ही नहीं। उनका उद्देश्य क्या है कि वो एक पर्सन की हमने इंस्टाग्राम रील देख ली या फिर यूट्यूब शॉर्ट देख लिया, उसका वो अच्छा बना, दैट इज व्हाई मैं यहां पर जा रहा हूं। अरे भाई वो धार्मिक स्थल है, उसको प्रोटेक्ट करना सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, आप वहां पर जा रहे हैं और ये सब करते कर रहे हैं, तो इसके कारण भी तो वहां का जो वातावरण है ये दूषित हो ही रहा है। वातावरण की यदि हम बात छोड़ दें तो इकोसाइड सिस्टम की यदि आप बात करोगे तो भाई आपके जाने के कारण एक्चुअली वहन क्षमता उतनी तो है नहीं,
एक टाइम पर लिमिटेड लोग जा सकते हैं, तो हो सकता है कि आपके जाने के कारण किसी और को जाने ना मिला, और साथ में एक्चुअली में वहां के जो रिसोर्सेज थे वो यूजफुल या फिर जिनके लिए यूजफुल वो हो सकते थे, उस पॉपुलेशन को ये मिले ही नहीं। तो ये भी तो दबाव डाल रहा है ना। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? कि यदि मान लीजिए यहां पर कल को चाणक्य आईएएस एकेडमी ये बोल दे कि भाई सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर टीचिंग देंगे हम। फ्री ऑफ कॉस्ट टीचिंग किसके लिए प्रोग्राम चलाया गया है? वो पर्सन जो फीस वहन नहीं कर सकते। ठीक है भाई, इतने इतने फीस है, यदि कोई बच्चा फीस नहीं दे पाता है, उसके ये क्राइटेरिया है, तो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम है। आप एक टेस्ट पेपर पास करो और यहां पर आ जाओ, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब याद रखना कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा या बेटी इसका फायदा उठाने लगे तो एक सामान्य पर्सन की अपॉर्चुनिटी नहीं चली जाएगी क्या, जिसको वाकई में इसकी जरूरत थी? तो वही सेम फंडा यहां पर है, वही वहन क्षमता उतनी ज्यादा नहीं होती, और इसके कारण याद रखना ये कहा जा रहा है कि हिमालय में जो इकोसाइट या फिर जो एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस है ये कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, और इसको कहा जाता है कि हिमालयन इकोसाइट कंटिन्यूअसली एनहांस होते जा रहा है, और इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आई है? 100%। ये थे आज के करंट अफेयर, बात समझे? अब इसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना वाले स्टूडेंट, आपके डाउट करता हूं आप है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। अदरवाइज ये जो कांटेक्ट नंबर है ये 8264199959, ये चाणक्य आईएएस एकेडमी का कांटेक्ट नंबर है। जब आप यहां पर कांटेक्ट करेंगे तो यहां पर फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत आपका डाउट सेक्शन भी ले लिया जाएगा, और साथ ही साथ आपको फ्री मेंटरशिप भी यहां पर अवेल करने का जो चांस है ये है। साथ ही साथ यदि किसी भी बैच से आपको ज्वाइन होना है, स्टेट, पीसीएस, यूपीएससी, तो आप यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी सिविल्स विद आकाश ये ऑर्गेनाइजेशन का यानी कि हमारा टेलीग्राम हैंडल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और इसकी पीडीएफ आपको यहां पर अवेलेबल करा दी। और यदि आपको मुझसे कनेक्ट होना हो और ये पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो आप यहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम हैंडल का नाम है अभिषेक कुमार ज्योग्राफी। सो इन वीडियोस को थोड़ा स्प्रेड करिएगा ताकि आगे के अपकमिंग जो वीडियोस हैं उनको मैं और भी ज्यादा डायमेंसिवली कवर करा सकूं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।